हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सीए ऋषभ डाकलिया पेनॉर्मिक एजुकेशन की तरफ से आप सभी सीए इंटर स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पेपर 4 कॉस्टिंग में मटेरियल कॉस्टिंग। जी हाँ, ये एक ऐसा चैप्टर है जो बार बार लगातार हर बार पूछा जाता है और आज हमारी एक कोशिश रहेगी कि क्विक रिकैप सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का हम करवाएं इस वीडियो के थ्रू, जिससे कि आपको रिवीजन में इफेक्टिव हेल्प हो। जी हाँ, बिफोर आई स्टार्ट दी सेशन मैं ये बताना चाहूँगा कि ये आपके लिए तब रेलेवेंट होगा जब आपने एक बार पूरा मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ लिया है और अब आपको एक बार क्विक रिकैप चाहिए सारे टॉपिक्स का, क्योंकि वो चीज़ पहले की थी आपने और ऐसा है कि अभी आपको एक बार रिवीजन के लिए इफेक्टिवली क्या फॉर्मूलाज थे, कौन से सम में हम किस तरह का पैटर्न अपनाते थे, वो हम लोग गो थ्रू करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपको कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी दिख रहे हैं। जी हाँ, मुझे पता है कि वैरायटी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर मेजर कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले कुछ टाइम में हम ये सारे क्वेश्चंस को इफेक्टिवली कवर करें। मैं चाहूँगा कि आप स्टडी मैट लेके बैठे, ऑल्सो कैलकुलेटर लेके बैठे, सो दैट साथ साथ में आप इसके सॉल्यूशंस पे वर्क करते रहें। ऑल्सो जब हम लोग ये गो थ्रू कर रहे हैं तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि फॉर्मूलाज आपको पता है, हालांकि मैं क्विक रिकैप दूंगा। चलिए, तो अगर हम मटेरियल चैप्टर की बात करें तो मटेरियल चैप्टर आपको पता है कि बेसिकली कॉस्ट शीट में आपने देख रखा होगा ये कि हमारे मेन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में आता है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, और इन तीनों पे ही हमारा जो मॉड्यूल 1 है उस पे एक एक चैप्टर है, क्योंकि हम उसका इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है वो देखते हैं। तो मटेरियल चैप्टर पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव इज वेरी वेरी सिंपल कि हम लोगों को खर्चा बचाना है और कुछ ऐसी टेक्निक्स क्यों ना हम यूज करें जिससे कि हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट सेविंग कर सकें डिसीजन मेकिंग के रूप में। उसी हिसाब से हमें पहले तो यह पता होना चाहिए कि हमें मटेरियल जब खरीद रहे हैं तो उसमें उसकी कॉस्ट जब निकालें तो क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है। उसके लिए हमें काम में लगता है वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम मटेरियल कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, रॉ मटेरियल, क्या एक साथ हम पूरा ऑर्डर कर देते हैं? नहीं सर। क्या हम इतना इतना ऑर्डर करते हैं? नहीं सर। तो एक ऐसा जरिया होना चाहिए जिसके थ्रू हमें यह पता चले कि हम कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें कि ना तो हमारे ऑर्डरिंग करने का खर्चा बहुत ज्यादा लगे, ना ही हमारा स्टोर करने का खर्चा बहुत ज्यादा लगे। जी हाँ, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के साथ साथ हम लोगों को काफी सारे और भी लेवल्स ध्यान में रखने होते हैं, क्योंकि कई बार जब हम मल्टीपल रॉ मटेरियल के साथ वर्क कर रहे होते हैं तो अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि कब ऑर्डर करना है, अक्सर ये भूल जाते हैं कि कितना ऑर्डर करना है, और अक्सर ये भूल जाते हैं कि मिनिमम लेवल पे पहुंच गए भैया तो एक बार जरा फिर से रिमाइंडर दे दिया जाना चाहिए। तो उसी के लिए एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है बाय सेटिंग अप वेरियस लेवल्स, जिसमें हम देखेंगे मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल एंड ऑफ कोर्स हमारा आ जाता है रीऑर्डर लेवल। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में भी कई बार डिसीजन मेकिंग में हमारे पास एक दुविधा रहती है। दुविधा क्या रहती है भैया कि हम एक साथ बहुत ऑर्डर करते हैं तो कई बार हमको एक लुभावना सा ऑफर दे दिया जाता है सप्लायर के द्वारा कि अगर आप इतने लॉट में ऑर्डर करेंगे तो हम आपको इतना टका डिस्काउंट दे देंगे। तो उसका भी एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होना चाहिए कि क्या हम लोग डिस्काउंट में जाएं या ना जाएं, और उसी लिए एक फॉर्मूला मेथड तो करेंगे ही, उसके अलावा हम एक और मेथड देखेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में, दैट इज टेब्यूलर मेथड। जी हाँ, ये दो प्राइमरी बेसिस हो गए जिसमें ब्रॉडर सम ऑफ कैटेगरीज बहुत सारी पूछी जाती है। उसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक्स और है जैसे कि एबीसी एनालिसिस, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमें इन्वेंट्री कंट्रोल सेटअप करते वक्त कौन से मटेरियल का सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और कौन से मटेरियल पे हम थोड़ा कम ध्यान देंगे तो भी चलेगा। ये सेम चीज आप पढ़ाई में भी तो लगाते हैं और कई बार बोलते हैं ना ये तो सी कैटेगरी क्वेश्चन है, इसको तो मैं छोड़ के जा रहा हूं। वैसे आपको आपकी किस्मत पता है, वही क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आपको देखने को भी मिल जाता है। सो एबीसी एनालिसिस वो हो गया। उसके अलावा हम देखेंगे रेशियोज, वैसे ही हम बचपन में कर चुके हैं। I mean, जब हम
स्कूल में 11-12 स्टैंडर्ड में थे तब और फाउंडेशन में भी, लेकिन उसका हिंट यहाँ पे थोड़ा सा देंगे। लीफो फीफो वैम आर वेरियस मेथड जिसके थ्रू हम लोग स्टॉक को मैनेज और रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो, ये मैं सिर्फ पहले ही बोल रहा हूं कि इसको हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि फाउंडेशन पे ढेर सारी हम चर्चा इस पे कर चुके हैं। प्लस सम सेट ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस में बहुत सारी अलग अलग वैरायटी आ सकती है जिसमें हम आज ट्राई करेंगे कि 3-4 वैरायटी हम कवर करें, जिसमें से मोटा मोटी आपका एक अम्ब्रेला कवर हो जाएगा ऑफ रिविजन ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग। तो मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया आपको अबाउट हम क्या क्या कवरेज लेने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं विच इज वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल में आपने पहले पढ़ रखा होगा, लेकिन हम एक क्विक रिकैप देखते हैं कि जब हम मटेरियल खरीद रहे हैं तो भैया बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है हम लोगों को, कैश डिस्काउंट मिल रहा है, जीएसटी लगा हुआ है, हमने कंटेनर्स में मंगाया है, उस कंटेनर का खर्चा लग रहा है, वो कंटेनर हम रिटर्न कर रहे हैं, कई बार हमें सब्सिडी मिल रही है, कोई फाइन लग जा रहा है। तो इसमें हमें यह दुविधा हो जाती है कि कौन सी चीज इंक्लूड करें या कौन सी चीज नहीं इंक्लूड करें। उस पर एक ब्रीफ गाइडलाइन आपको दे रखी है आपके मॉड्यूल में, जिसको अगर हम एक बार क्विकली रिकैप कर ले तो अच्छा रहेगा। जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, अगेन इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया था क्या इंक्लूड करना है क्या इंक्लूड नहीं करना है। जिसमें अगर हम देखें तो बेसिकली देखिए पहली कैटेगरी आ जाती है डिस्काउंट्स की, जिसमें क्या आता है ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सब्सिडी, ग्रांट एंड इंसेंटिव। मैं ऐसा आपको कुछ नया नहीं बता सकता हूं, इसमें ये आपको ऑलरेडी पहले से पता है। क्या पता है? ट्रेड डिस्काउंट ऑफ कोर्स हम लोग जो भी हमारी मटेरियल रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग है उसमें से उसको डिडक्ट करेंगे, बिकॉज वो तो एक तरह का क्वांटिटी डिस्काउंट है जो कई बार सप्लायर हमें इसलिए ऑफर करता है क्योंकि उसको हमारे साथ धंधा करना है। क्वांटिटी डिस्काउंट इज अगेन सिमिलर टू ट्रेड डिस्काउंट, सेम नाम है ऐसा भी बोल सकते हो, या आप ऐसा बोल सकते हो ट्रेड डिस्काउंट इज इन द जनरल कोर्स ऑफ द बिजनेस, जो हमारे एमआरपी के ऊपर दिया जाता है वो वाला पार्ट। एंड क्वांटिटी डिस्काउंट इज जब हम एक साथ अच्छी खासी सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं तो वो, तो क्या उसको भी हम डिडक्ट करेंगे अगर हमें क्वेश्चन में दिया होता है तो यस। कैश डिस्काउंट हम अलग से डिस्काउंट डिडक्ट नहीं करते क्योंकि पहली बात तो श्योरिटी नहीं होती लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाले, और दूसरी बात ये एक तरह का फाइनेंस कॉस्ट है। तो अगर हम 100 रुपए का मटेरियल खरीद रहे हैं और 5 रुपए का सीडी हम लोग ले रहे हैं तो हम मटेरियल को हमारी बुक्स में 100 पे रिकॉर्ड करेंगे और डिस्काउंट रिसीट को 5 रुपए अलग से रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए इनकेस अगर आपको क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट दे रखा है तो आप उसको अलग से माइनस नहीं करेंगे। उसके बाद आता है हमारा सब्सिडी, ग्रांट और इंसेंटिव। जी हाँ, ये तो हमें फायदा हो रहा है, और फायदा हो रहा है अगर खरीदते वक्त तो उसको हम लोगों को डिडक्ट कर लेना चाहिए। देन एक और कैटेगरी आती है क्या इंक्लूड करना है क्या इंक्लूड नहीं करना, जिसमें अगर आप देखेंगे तो आपको दिया हुआ है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जिसके अंदर सबसे पहले बोला है रोड टैक्स, टोल टैक्स। हम मटेरियल को लेके आ रहे हैं भैया हमारे यहाँ, तो इसको हमें कंसिडर करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इसके बिना तो हम मटेरियल खरीद ही नहीं पाएंगे या ला ही नहीं पाएंगे हमारे यहाँ। जीएसटी के बारे में बहुत सिंपल सा पार्ट है, अगर आपको क्रेडिट अवेलेबल हो मतलब हम उसको जब जीएसटी कलेक्ट करेंगे उसके सामने एडजस्ट कर देंगे, और अगर उसके सामने एडजस्ट कर देंगे मतलब ये हमारे कॉस्ट का पार्ट नहीं है। जैसे कि 100 रुपए के रॉ मटेरियल पे आपने 12% जीएसटी पे किया है बट उसका क्रेडिट अवेलेबल है, तो हम एंट्री क्या करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। तो परचेज अकाउंट में तो हमने 100 ही रिकॉर्ड किया, 12 अलग से इनपुट आईजीएसटी में किया है क्योंकि उसका क्रेडिट अवेलेबल है, उसको मैं आउटपुट के सामने एडजस्ट करूंगा। तो जीएसटी में सिंपल सा रूल है, अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो हम लोग उसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो हम लोग उसको कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। सर ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है क्या? जी हाँ, हमेशा दिया हुआ होगा। उसके बाद हम लोगों को पार्ट आता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी ऑफ कोर्स हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो लागू होता है, और अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके बिना हम लोग मटेरियल हमारे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो क्या उसे इंक्लूड करना चाहिए? जी हाँ। तो देखिए कस्टम ड्यूटी ऐड करेंगे, जीएसटी एक्सक्लूड करेंगे अगर क्रेडिट अवेलेबल हो तो, और रोड टैक्स, टोल टैक्स तो हम इंक्लूड करने ही वाले हैं। उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा पेनल्टी एंड चार्जेस। ये सब एबनॉर्मल खर्चे होते हैं, कोई भी पेनल्टी कोई भी चार्जेस, और एबनॉर्मल खर्चे को हम मेन कॉस्ट का पार्ट कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग डेम्यूरेज, डिटेंशन चार्जेस, फाइन और पेनल्टी, इन सबको ये कभी भी दिए हुए हैं तो मेन कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको रिकॉर्ड करते हैं क्या? जी हाँ, लेकिन ये रिकॉर्ड कहां पे होंगे? अलग से कॉस्टिंग पीएनएल में। यहां पे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा जब हम मटेरियल की कॉस्टिंग गिन रहे हैं तो। देन नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा अदर एक्सपेंडिचर्स, जैसे इंश्योरेंस चार्जेस।
अब इंश्योरेंस अगर हम लोग ट्रांजिट का ले रहे हैं तो क्या उसके बिना भैया गुड्स हमारे तक आ पाएंगे? नहीं। अगर नहीं आ पाएंगे तो उसको हम लोगों को हमेशा कंसिडर करना चाहिए, वो ऐड होगा। देन कमीशन और ब्रोकरेज पेड, अगेन कमीशन और ब्रोकरेज पेड, क्या उसके बिना हम गुड्स खरीद सकते थे? नहीं, तो उसको कंसिडर करना चाहिए, यस। फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, अगेन नेसेसरी है क्या वो? यस, तो इसलिए वो ऐड होगा। कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स, ये बड़ा प्यारा पॉइंट है। कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स के लिए आपको याद हो तो मैंने क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि कई बार जब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं तो ग्लास की बॉटल्स आती है, जो पहले तो हुआ करती थी, अब उनका चलन थोड़ा कम हो गया क्योंकि प्लास्टिक में आया करती है मेजर बॉटल्स, बट उसमें ऐसा होता था कि वो कैंस आते थे और वंस द सॉफ्ट ड्रिंक इज कंज्यूम, वो कैंस वापस रिटर्न करता था जो शॉपकीपर है वो कंपनी को, तो उसको बोलते हैं हम रिटर्नेबल कंटेनर्स। और एक होता है नॉन रिटर्नेबल कंटेनर्स। अगर नॉन रिटर्नेबल कंटेनर्स हो मतलब हमारा कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए, और रिटर्नेबल कंटेनर्स हो तो हम उसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। बट कई बार हम लोगों ने जब मंगाया तो कुछ कंटेनर्स खराब हो गए, टूट गए, उनका खर्चा हम भुगत रहे हैं, तो वो इंक्लूड होगा क्या कॉस्ट के पार्ट में? यस। सो सिंपल है, कॉस्ट ऑफ रिटर्नेबल कंटेनर्स इंक्लूड नहीं होगा, नॉन रिटर्नेबल कंटेनर्स इंक्लूड होगा। और अगर कुछ रिटर्नेबल कंटेनर्स थे पर उसमें कुछ कॉस्ट हमारा इनकर हो रहा है क्योंकि कुछ डैमेज हो गए, तो वो हमारा कंसिडर होना चाहिए। अगेन ये क्या कर रहे हैं हम लोग, जो मटेरियल की रिकॉर्डिंग होगी हमारे बुक्स में, ठीक है, उसमें हम लोग मटेरियल किस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे वो वाला पार्ट है। शॉर्टेज बहुत ही सिंपल रीजन है, नॉर्मल रीजंस के कारण हो तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नॉर्मल रीजंस के कारण हुआ हुआ शॉर्टेज हमेशा गुड यूनिट्स बियर करते हैं, तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे क्या? यस। नॉर्मल रीजंस मतलब जो अनअवॉइडेबल है, जो होने ही वाले हैं, वो हम कंसाइनमेंट में करते थे, फाउंडेशन में घी वाला एग्जाम्पल, ठीक है, कि वहां से कुछ ट्रक लेके आया और बाद में जब तक हमारे यहां तक पहुंचा कुछ इवोपरेट हो गया, इसको हम चाह के भी रोक नहीं पाएंगे, तो दैट इज नॉर्मल लॉस। और क्या उसको गुड यूनिट्स बेयर करेंगे? यस। और अबनॉर्मल रीजंस जो है, सारे तरह के अबनॉर्मल रीजन जो है वो कहां पे जाएंगे? कॉस्टिंग पीएनएल, इसलिए मटेरियल के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये कुछ आइटम्स है जो आपको टिपिकली ध्यान में रखने हैं, जिसके बेसिस पे ऐसा समझ लो आपको ये जो क्वेश्चन है वो बनेगा। कभी भी आप जब भी ये टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं तो आपको हमेशा ही ये सारे के सारे पार्ट एक बार क्विकली गो थ्रू करना है। रूल बहुत सिंपल है, जो नेसेसरी है वो ऐड होगा, ठीक है, जो अबनॉर्मल नेचर का है वो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। ये थंब रूल सिंपल ध्यान रखेंगे आप तो आपकी कहानी बहुत ही आसान होगी। चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। दिस क्वेश्चन इज मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, ये स्टडी मैथ का इलस्ट्रेशन नंबर 2, बहुत ही सिंपल दिया हुआ है हम लोगों को। क्या करना है बेसिकली, हम किस पे मटेरियल को इंक्लूड करेंगे हमारी बुक्स में वो ध्यान रखना है, क्योंकि ये रिवीजन पार्ट है तो कई जगह हम लोग जो चीजें ओरली हो जाएगी उसको हम कैलसी पे भी सॉल्व कर लेंगे, सो दैट आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाए। क्योंकि मुझे बिल्कुल पता है कि सीए में टाइम की वैल्यू क्या होती है, और अगर आप रिवीजन में जो चीजें डायरेक्टली कर पाएंगे वो हम डेफिनेटली उसको इस तरीके से गो थ्रू कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, 200 यूनिट्स ऑफ पार्ट नंबर 832 हमने खरीदी है 5 रुपए के हिसाब से, तो 1000 रुपए इसका बेसिक लिस्ट प्राइस हो गया, लेकिन उसमें से 20% डिस्काउंट मिला है हम लोगों को। इसको ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट बोलेंगे, क्योंकि कैश डिस्काउंट होता तो मेंशन होगा। तो ये माइनस हो गया तो 800 आ गया, उस पर 12% जीएसटी ऐड किया तो 96 आ गया, और उस पर 50 रुपये हमने और कंसिडर किया है, तो ये 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस आपके कवर हुए हैं, तो ये पैकिंग चार्जेस लगे हैं। और नीचे दिया हुआ है a 2% कैश डिस्काउंट विल बी गिवन इफ पेमेंट इज मेड इन 30 days and documents substantiating payment of GST are enclosed for claiming input credit। इतना कहानी दे रखा है आपको। अब हमें देखना है कि हमें मटेरियल को कौन सी वैल्यू पे इंक्लूड करना है, तो हमें बेसिकली क्या ध्यान में रखना है इसमें, क्या ये डिस्काउंट को उड़ाएंगे हम लोग? यस। तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 में से 200 माइनस कर देंगे। जीएसटी वैसे तो यहाँ ऐड हुआ है, बट नीचे बोल रखा है कि जीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल है, तो उसको परचेज अकाउंट में लेके जाएंगे कि इनपुट आईजीएसटी में? हम बिल्कुल इनपुट आईजीएसटी में लेके जाएंगे। तो क्या इसको इंक्लूड करेंगे? नहीं, क्योंकि मैंने बताया था क्रेडिट अवेलेबल है तो इंक्लूड नहीं होगा। क्रेडिट अवेलेबल नहीं है मतलब हमारे कॉस्ट का पार्ट है, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे क्रेडिट अवेलेबल है तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 800 के बाद ये डैश हो जाएगा। और 5 रिटर्नेबल कंटेनर्स नहीं, नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस का खर्चा लगा है 50 रुपए। नॉन रिटर्नेबल है मतलब ये हमारे कॉस्ट का पार्ट हो गया,
तो इसको हमको इंक्लूड करना चाहिए क्या? जी हाँ। नीचे बोला हुआ है 2% कैश डिस्काउंट, वो वैसे भी एक फाइनेंस का गेन है, तो वो हम लोग अलग से रिकॉर्ड करेंगे, इधर हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये एक बेसिक प्राइमरी एग्जाम्पल दिया मैंने। इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं जहां पे वो 15 आइटम हमने देखे थे, उन 15 में से कोई भी 5-6 लिस्ट आउट हो जाएंगे और उसके बेसिस पे हम लोगों को ये कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है कि मटेरियल जो है वो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होने वाले हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर है, इसमें मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा दुविधा वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी आवाज़ आ रही है, क्लियर है, तो एक बार जरूर चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर दे, सो दैट वी गेट अ क्लियर सिग्नल अबाउट द सेम। चलिए वापस एक बार अगर मैं ऊपर जाऊं तो यहां पे मैंने सेकंड पार्ट लिखा है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आएगा फिर इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो हम लोगों को इन्वेंट्री का ध्यान किस तरीके से देना होता है वो कहानी आती है, और उसमें एक टॉपिक आता है जिसमें हम लोग अलग अलग लेवल्स नक्की करते हैं, जो कि अगेन मैंने कहा था कि आपने बेसिक मटेरियल कर रखा है तो आपको ध्यान में होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने गो थ्रू कर रखा है रीऑर्डर लेवल, फिर हमने गो थ्रू कर रखा है मैक्सिमम लेवल, फिर हमने गो थ्रू कर रखा है मिनिमम लेवल, फिर हमने गो थ्रू कर रखा है एवरेज लेवल, फिर हमने गो थ्रू कर रखा है डेंजर लेवल, और फिर हम गो थ्रू करेंगे हमारा EOQ। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं जरा कि ये सब क्या है और ये क्यों जरूरी है। देखिए, जब भी हम लोग बहुत सारे मटेरियल के साथ डील कर रहे हैं, ऐसा हम क्लास में भी बहुत बार बताते हैं कि बिग बिजनेसेस आर even though run by people but they are more run by effective and good systems। भले ही लोग ही वो सिस्टम्स बनाते हैं, लेकिन वो सिस्टम बहुत जरूरी है, और आपको भी पता है कि सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है। जी हाँ, तो ऐसा ही बेसिकली एक सिस्टम होता है जहां पे हम लोग मल्टीपल सेटअप्स रख देते हैं अबाउट द वेरियस लेवल्स। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम भूल जाते हैं कई बार, तो क्यों ना हम कंप्यूटर में ही कुछ चीजें फीड कर दे। जैसे अक्सर आप दवाई लेने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि दवाई वाला आपको कोई एक स्ट्रिप दे रहा है, तो कई बार वो तुरंत उसको नोट डाउन कर लेता है, क्योंकि उसे याद आता है कि अरे यार इसकी तो बहुत कम स्ट्रिप्स बची है, इट इज बेटर कि मैं आज ऑर्डर प्लेस कर दूं। अब वो ऑर्डर कब प्लेस करेगा? क्या तब प्लेस करेगा जब खत्म हो जाए, या तब प्लेस करेगा जब कुछ बची हो? ऑफ कोर्स तब प्लेस करेगा जब कुछ बची हो। क्यों? क्योंकि जब तक नया ऑर्डर आएगा तुरंत नहीं आ जाने वाला, तो मीनवाइल जब नया ऑर्डर आए तब तक हमारे पास जो स्टॉक में लेवल पड़े हैं वो यूटिलाइज हो जाएंगे, तो बहुत ही बेटर रहेगा। इसी लेवल को हम लोग बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होगा, जब भी एक मटेरियल रिक्विजिशन आएगा, मटेरियल रिक्विजिशन मतलब जहां फैक्ट्री में गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वहां से चिट्ठी आई है। किस चीज की चिट्ठी आई है? कि हम लोगों को इतने यूनिट्स नीचे भेजने हैं, और कई बार जब हम उसकी सिस्टम में एंट्री कर रहे होंगे तो अपने आप एक पॉपअप आ जाएगा। क्या पॉपअप आ जाएगा? पॉपअप आ जाएगा कि ये मटेरियल अपने रीऑर्डर लेवल पे पहुंच चुका है, आप इसका नया ऑर्डर प्लेस कर लीजिए। कितना ऑर्डर करेंगे वो एक अलग कहानी है, पर कौन से लेवल पे ऑर्डर करेंगे उस लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? रीऑर्डर लेवल। और वो रीऑर्डर लेवल जब बहुत सारे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो 200-300 तरह के रॉ मटेरियल होते हैं, तो अगर हम हर एक चीज को सिस्टम में डाल देंगे तो बहुत बेटर होगा। इसका एक जेंटल रिमाइंडर भी मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दिया था कि जैसे हम मेट्रो या लोकल ट्रेन में विजिट कर रहे होते हैं, तो जब अगला स्टेशन आने वाला होता है उससे थोड़ी देर पहले ही हमको आ जाता है कि नेक्स्ट स्टेशन ये है, तो जब तक वो स्टेशन आएगा तब तक हम अपनी सीट से गेट तक पहुंच सकते हैं। उसी तरीके से जब तक हमारे पास ये लेवल ऑफ मटेरियल 0 होगा तब तक नया ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं रीऑर्डर लेवल, जिसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। क्या है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम मतलब जब वो सप्लायर के यहां से हमारे तक आएगा, और कंजम्पशन मतलब बेसिकली हम लोग मीनवाइल उसको कितना कंज्यूम करेंगे। तो अक्सर आपको क्वेश्चंस में मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज 3 लेवल दिए जाते हैं, तो वो 3 लेवल में से हम कंजर्वेटिवली कौन सा लेंगे? मैक्सिमम लेवल। कि ज्यादा से ज्यादा यूज हो तो कितना यूज होगा, और ज्यादा से ज्यादा टाइम लगे तो कितना टाइम लगेगा। सपोज 8 दिन में भी आ जाता है, 9 दिन में भी आ जाता है, 10 दिन में भी आ जाता है, तो हम क्या मानेंगे कि अरे लेट से लेट 10 दिन में ही आएगा।
और हमारा दिन में 150 भी यूज हो सकता है, 200 भी यूज हो सकता है, 250 भी हो सकता है, तो हम ये मानेंगे अगर 250 यूज हुआ तो, बिकॉज यहां पे हम कंजर्वेटिवली क्या मान रहे हैं, स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए भैया। क्या? स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए भैया। तो स्टॉक आउट कब नहीं होगा? जब ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन मानते हुए ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा, वो ऑर्डरिंग हम बेस रख रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज टर्म्ड एज रीऑर्डर लेवल। और रीऑर्डर लेवल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। अब अगला पार्ट आ जाता है कि मैक्सिमम लेवल क्या है। मैक्सिमम लेवल पहले तो काम क्यों आता है, इसका भी हमने लॉजिक देखा है, क्योंकि कई बार स्पेस कंस्ट्रेंट आ जाता है। तो हम स्पेस कंस्ट्रेंट गिनते वक्त ये मानेंगे कि सारे अलग अलग रॉ मटेरियल का मैक्सिमम लेवल अगर होगा तो कितना होगा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि रॉ मटेरियल आया है और रखने को जगह ही नहीं है, और रखने को जगह नहीं है तो भैया हम भारत में रहते हैं, कई बार हम बाहर रखेंगे अगर तो अगले दिन वो मिलेगा कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, दो हम बहुत इंप्रूव हो रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट स्टिल ऐसी कई घटनाएं हमें देखने को मिलती ही है। तो उस पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारा मैक्सिमम लेवल एक मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी के लिए काम का होता है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, रीऑर्डर लेवल, मतलब ये ऊपर वाले लेवल पे हमने ऑर्डर किया था, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब जो हमने क्वांटिटी ऑर्डर की थी वो आ गई हमारे पास, माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम। पीछे से कम यूज हुआ, क्योंकि हम अगेन इसमें कंजर्वेटिवली सोच रहे हैं। कंजर्वेटिवली मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी कितनी हो सकती है, ताकि कहीं पे भी ऐसा ना हो कि हमारे पास स्टोरेज करने को जगह नहीं है। इसलिए हम यहां पे क्या रखेंगे, मिनिमम इनटू मिनिमम। व्हाट इज मिनिमम इनटू मिनिमम? मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी टाइम। एंड देन मिनिमम लेवल क्या होगा, मिनिमम लेवल विल बी रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी टाइम। सर इसमें हमने मैक्सिमम क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर हम कंजर्वेटिवली देख रहे हैं तो रीऑर्डर लेवल में से पीछे से मैक्सिमम यूज हो गया तो क्या? अरे मैक्सिमम यूज हो जाएगा ना भैया, तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला देखो ऊपर क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। वो तो हमारे पास ऊपर है ही है ऑलरेडी, तो रीऑर्डर लेवल में से मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम वापस माइनस कर देंगे तो हम जीरो पे ही पहुंच गए। और जीरो पे अगर हमें याद आएगा कि अरे ये तो बहुत खत्म हो गया है, तो हम करेंगे भी क्या? मिनिमम लेवल का ऑब्जेक्टिव है कि एक टाइमली रिमाइंडर आ जाए कि दिस इज रीच टू मिनिमम लेवल, टॉ 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 ऐसा अलार्म बजेगा सिस्टम में से, ताकि आप अपने सप्लायर को बोलो अरे भैया हो क्या रहा है, कर क्या रहा है तू, फटाफट भेज दे। वो हमें ध्यान में रखना है। एंड व्हाट इज एवरेज लेवल? दिस इज ऑफ कोर्स सिंपल मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। और इसका एक और फॉर्मूला है, दैट इज मिनिमम लेवल प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि यहां पे पहुंच गए, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का हो गया एक तो। और दूसरा हो सकता है आपका कि नॉर्मली आप जब भी रीऑर्डर करोगे तो इतनी क्वांटिटी आएगी। अब कुछ तो आप रख ही रहे हो, कुछ तो आप रख ही रहे हो, जिसको हम बोलते हैं बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक, तो उतना होगा। पहले वाले फॉर्मूला में हमने क्या माना है कि बेसिकली हमारा मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2 है, और कुछ बार हम एक सेफ्टी स्टॉक हमेशा रखते हैं, तो उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, जो भी रीऑर्डर क्वांटिटी है उसका आधा, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक सपोज 200 रखा है, अब 2000 आ रहा है, तो 200 2000 200 2000 200 2000 इसके बीच में घूम रहा है, तो इसको हम लोग कैसे कर देंगे, सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी। एंड व्हाट इज डेंजर लेवल? अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, कि अब तो भैया सिर्फ हम लोग इमरजेंसी के लिए ही इशू करेंगे। क्या करेंगे? इमरजेंसी के लिए ही इशू करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंजर लेवल। सो डेंजर लेवल इज नॉर्मली आपका कंजम्पशन जो है उसको लेड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेजेस से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या? कंजम्पशन को लेड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेजेस, मतलब एक्सपीडिटेड डिलीवरी मंगाएंगे। एक्सपीडिटेड डिलीवरी का मतलब बेसिकली ये हो गया कि एकदम फास्ट डिलीवरी। सर ये चीजें क्वेश्चन में दे रखी होती है क्या? जी हाँ, ये आपको क्वेश्चन में बिल्कुल दे रखी होगी, जिसके बेसिस पे आप चीजें जो है वो वर्क कर सकते हैं। सो दिस इज योर कंजम्पशन इनटू लेड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेजेस, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, या उसके बेसिस पे ही आप वर्क करेंगे। ये एक क्विक रिवीजन मैंने आपको वेरियस लेवल्स का दिया। इसके साथ एक और चीज हम लोग देख लेते हैं कि यहां पे हम लोगों ने क्या देखा है, बेसिकली हमने देखा है कि 5 लेवल कौन से होते हैं, लेकिन हमने यहां पे एक और चीज बार बार यूज की थी, क्वांटिटी। अरे भैया क्वांटिटी ऑर्डर कितनी करें,
वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वांटिटी ऑर्डर हम लोग हमेशा क्या करेंगे, ऐसी क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे कि हमारा जो खर्चा लग रहा है वो कम से कम लगे। अब जब खर्चे की बात कर रहे हैं तो तीन तरह के खर्चे हम लोग कंसिडर करेंगे। एक परचेज कॉस्ट, एक क्या, परचेज कॉस्ट। दूसरा क्या, दूसरा होगा कैरिंग कॉस्ट। और तीसरा क्या, तीसरा होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। और हमारा टोटल कॉस्ट जो है कभी भी मटेरियल खरीदने का वो हमेशा पीसी प्लस सीसी प्लस ओसी होगा। क्या, पीसी प्लस सीसी प्लस ओसी होगा, उसको हम लोग टोटल कॉस्ट मानते हैं। अब नॉर्मली परचेज कॉस्ट तो साल भर का अगर डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है तो सेम ही रहेगा, इसलिए मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा सीसी और ओसी पे। व्हाट इज सीसी, कैरिंग कॉस्ट। व्हाट इज ओसी, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डर करने का खर्चा और स्टोर करने का खर्चा। नॉर्मली ऑर्डर करने का खर्चा कुछ ऐसा होता है कि आप कितनी भी क्वांटिटी ऑर्डर करो वो बैच वाइज खर्चा लगता है आपका। मतलब बेसिकली एक बार ऑर्डर प्लेस करोगे तो कुछ फिक्स्ड खर्चा पर ऑर्डर लगेगा, कुछ फिक्स्ड खर्चा क्या लगेगा, पर ऑर्डर। इसीलिए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम लोग क्या लिख देते हैं, ए। व्हाट इज ए, पूरे साल भर का एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय क्यू, मतलब एक बार में हम कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 20,000 साल भर की रिक्वायरमेंट है और एक बार में हम 1000 क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे। यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्यू ढूंढना ही है, बट मैं अभी एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं कि 20,000 ऑर्डर करना है और एक बार में हम 1000 ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब हमें 20 ऑर्डर्स प्लेस करने करेंगे। इनटू ओ, व्हाट इज ओ, ओ इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, साल भर की रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय एक बार की क्वांटिटी ऑर्डर इनटू ओ। और कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाता है, आपने क्वांटिटी ऑर्डर कर दी। अब ये सपोज आपने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया तो हम जीरो पे थे, अब हमने क्यू ऑर्डर किया है तो हम यहां पहुंच गए, फिर हम जीरो के नजदीक आ गए, फिर हमने क्यू ऑर्डर किया है, फिर हम जीरो के नजदीक आ गए, फिर हमने क्यू ऑर्डर किया है, फिर हम जीरो के नजदीक आ गए। तो ऑन एन एवरेज आप कितना स्टोर कर रहे हो, क्यू बाई 2 इंटू सी इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। क्या, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो बेसिकली ऑन एन एवरेज जितने यूनिट स्टोर कर रहे हैं इनटू उन यूनिट को स्टोर करने का खर्चा। सर स्टोर करने का खर्चा मतलब जो हमारा वर्किंग कैपिटल में पैसा ब्लॉक्ड है उसका इंटरेस्ट कॉस्ट। कुछ यूनिट्स ऑब्सोलीट हो जाती है तो ऑब्सोलेंस रेट को कंसिडर करना है हम लोगों को, जैसे कि हम 100% स्टोर करेंगे तो 2% बर्बाद हो जाता है वैसा। और इस तरह के नेसेसरी खर्चे उनको हम बोलते हैं सी, मतलब कैरिंग कॉस्ट, जो कि बेसिकली किस पे लगता है, एवरेज नंबर ऑफ यूनिट स्टोर। और जो ओ है ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो किस पे लग रहा है, पर ऑर्डर। तो हम लोगों को ये अगर ध्यान में रखें कि ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड खर्चे। कौन से खर्चे हैं, इनवर्सली रिलेटेड खर्चे। कैसे इनवर्सली रिलेटेड, अगर हम एक बार में ज्यादा ऑर्डर करेंगे तो हमको स्टोर ज्यादा करना पड़ेगा, तो हमारा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, पर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि अगर एक बार में ज्यादा ऑर्डर कर दिए तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे। तो जब कैरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जा रहा है। चेंज, अगर हम एक बार में कम ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा, तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि हम कम ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें स्टोर कम करना है, तो हमारा कैरिंग कॉस्ट तो पर यूनिट होता है बेस्ड ऑन एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स, तो हमारा कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल चीजों का अगर हमें सम को मिनिमाइज करना है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चीजों का सम मिनिमाइज तब होगा जब वो दोनों इक्वल होते हैं। आप कोई भी एक नंबर लो, से फॉर एग्जांपल 100, और उसके फैक्टर्स देखो 50 इंटू 2, फिर 25 इंटू 4, तो देखो जब हमने 50 को 25 किया तो 2 का 4 हो गया, फिर 20 इंटू 5, फिर 10 इंटू 10, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब सम कब मिनिमाइज हो रहा है, 50 प्लस 2 52, 25 प्लस 4 29, 20 इंटू 5 20 प्लस 5 25, और 10 प्लस 10 20। इन दोनों का सम इनवर्सली प्रोपोर्शनल चीजों का तब मिनिमाइज हुआ जब ये दोनों इक्वल थे, 10 और 10 दोनों फैक्टर्स इक्वल थे। तो यहां पे इनको इक्वेट करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AO बाई सी, दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू 2AO बाई सी का अंडर रूट। ये एक छोटा सा डेरिवेशन मैंने बताया, और भले ही मैंने कहा था कि सारे फॉर्मूलाज
हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि आते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है इसलिए मैंने सारे फॉर्मूलाज आपको एक बार क्विकली रिकैप करा दिया। आई होप आपको लॉजिक्स बढ़िया से रिकलेक्ट हो गए होंगे, ठीक है। और अगर आप इसको इस तरीके से नहीं पढ़े थे, आपने याद किए थे, तो आप इस तरीके से ध्यान में रखेंगे तो होगा। सर आपने पीसी तो लिया ही नहीं, पीसी परचेज कॉस्ट, जिसका एक बार में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उस पे तो कब फर्क पड़ेगा, जब हमें क्वांटिटी डिस्काउंट मिल रहा हो तभी फर्क पड़ेगा, और वही हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट है। आई होप आपको एक बार सारे फॉर्मूलाज रिकलेक्ट हुए। जी हां, अगर आप सुन रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं तो जरूर मुझे एक बार रिस्पॉन्ड कर दे। बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अबाउट वेरियस लेवल्स। क्योंकि अभी हमने सारे फॉर्मूलाज लेवल्स के किए हुए हैं, तो हमें सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दूंगा दोस्तों कि हम लोगों को कैसे ध्यान में रखना है। देखिए हमें यहाँ पे ध्यान रखने को बोला हुआ है या निकालने को बोला हुआ है रीऑर्डरिंग लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल, और नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है हम लोगों को, ठीक है, विच इज reordering quantity is to be calculated on the basis of the following. Cost of placing an order is 20. Number of units to be purchased during the year is 5,000. Purchase price per unit inclusive of transportation cost is 50. Annual cost of storage per unit is ₹5. तो अगर हम नोट डाउन करें तो ये कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये क्या हो गया हमारा O, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या हो गया हमारा A। परचेज प्राइस पर यूनिट, ये हमारा हो गया, जो हमें वैसे रिलेवेंट नहीं है बट इसको हम लोग PPU लिख देते हैं। व्हाट इज PPU? परचेजिंग प्राइस पर यूनिट। एंड एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट, ये हमारा क्या हो गया C। और डिटेल्स ऑफ लेड टाइम भी हम लोगों को दे रखा है, विच इज अगर हम देखें तो एवरेज 10 डेज, मैक्सिमम 15 दिन, मिनिमम 5 दिन, और इमरजेंसी परचेजेस 4 दिन। और हमको कंजम्पशन भी दे रखा है, 15 यूनिट ऑन एन एवरेज कंज्यूम हो रहे हैं, मैक्सिमम 20 हो रहे हैं, तो मिनिमम अंदर से अपने आप आवाज आ जाएगी आपको कितना हो रहा है, 10 यूनिट्स। तो हम एक बार क्विकली खोली गो थ्रू कर लेंगे इसको। मुझे नहीं लगता कि फॉर्मूला एक बार रिकलेक्ट कराने के बाद इतनी ज्यादा जरूरत है इसे पूरा सॉल्व कराने की। हम सबसे पहले देखेंगे रीऑर्डरिंग लेवल। व्हाट इज रीऑर्डरिंग लेवल, फटाफट बताइए जरा, क्या आना चाहिए रीऑर्डरिंग लेवल? जी हाँ, हमारा रीऑर्डरिंग लेवल होगा मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। तो अगर हम मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम देखेंगे तो वो आ जाता है मैक्सिमम यूनिट्स पर डे कितनी यूज होती है, 20, और हमारा मैक्सिमम टाइम कितना लगता है, 15। तो जब हमारे पास 300 यूनिट होगी तब ऑर्डर प्लेस करेंगे भैया, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय लगे तो भी 15 दिन नहीं लगेंगे। इनफैक्ट 20 है, सॉरी 15 यूनिट्स इज एवरेज, 20 यूनिट्स है। सो अगर हमें ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन हो तो हमारा कितना होगा, 20, और ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा तो हमें कितना लगेगा, 15। तो पीछे से 20 यूनिट्स डेली कंज्यूम हो रही है और 15 दिन का समय लग रहा है ज्यादा से ज्यादा, तो भी 300 दिन से ज्यादा, 300 यूनिट से ज्यादा तो हमें नहीं चाहिए रीऑर्डरिंग पॉइंट पे, क्योंकि वो लेट में लेट भी करेगा, पीछे से मैं ज्यादा भी यूज कर रहा हूं तो मेरा कभी भी स्टॉक आउट होने वाला नहीं है। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी आवर रीऑर्डरिंग लेवल। व्हाट इज मैक्सिमम लेवल? मैक्सिमम लेवल क्या होता है बताइए? जी हाँ, कुछ जन तो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं चैट बॉक्स में, बहुत ही अच्छी बात है ये। दैट मीन्स आप साथ साथ में पूरा इसको ढंग से रिवाइज कर रहे हैं। मैक्सिमम लेवल होता है हमारा रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम। तो रीऑर्डर लेवल तो हमने अभी ढूंढ लिया, कितना था हमारा, 300, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी वो तो दी हुई नहीं है भैया, बट क्या हमें ईओक्यू की डिटेल्स दे रखी है क्या? हाँ,
अगर हम ईओक्यू के हिसाब से ऑर्डर करेंगे तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट का टोटल मिनिमाइज हो जाएगा। तो चलिए कितनी यूनिट्स ऑर्डर करनी चाहिए देख लेते हैं। 2 इंटू 5000 इंटू हमारा आ जाता है ओ विच इज 20 डिवाइडेड बाय, अगर हम करेंगे कैरिंग कॉस्ट विच इज 5 तो आ जाता है 40,000 और उसका अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 200। तो एक बार में हम लोगों को कितनी यूनिट्स ऑर्डर करनी है? 200। कब ऑर्डर करनी है? जब 300 यूनिट्स हो। कितनी ऑर्डर करनी है? जब 200 हो। तो 300 प्लस 200 500 हो गया, लेकिन मैंने ऐसे ऑर्डर किया और तुरंत आ गया ऐसा तो होगा नहीं। जब तक वो ऑर्डर आ रहा है 200 का तब तक पीछे से कुछ कंजम्पशन होगा। मैं क्या मानूंगा कि मिनिमम कंजम्पशन हो रहा है। मिनिमम कंजम्पशन मतलब 5 और मिनिमम नहीं, मिनिमम कंजम्पशन इज 10 एंड मिनिमम टाइम टेकन इज 5। सो 10 5 का कितना होता है? 50। 300 प्लस 200 500 माइनस 50 कितने पे पहुंच जाएंगे हम? 450 पे। ये हमारा 450 विल बी व्हाट? मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल मतलब वो लेवल जहां पे हम लोग हमारी कैपेसिटी रखी होगी हमने किस चीज के लिए? स्टोरेज के लिए। देन आता है हमारा मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल हमने देखा था कि हमने 300 यूनिट्स पे ऑर्डर किया, 300 यूनिट्स पे ऑर्डर किया और वो 300 यूनिट्स के बेसिस पे, वो 300 यूनिट्स के बेसिस पे पीछे से हमारा नया ऑर्डर जब तक आए तब तक ज्यादा यूज हो गए और कुछ ऐसे यूज हुए कि हम लोग ऐसे लेवल पे आ गए कि हम लोगों को फोन करके सप्लायर को याद दिलाना पड़ेगा भैया क्या हुआ। सो 300 माइनस हम करेंगे एवरेज इनटू एवरेज। सो एवरेज कंजम्पशन इज 15 एंड एवरेज टाइम टेकन इज 10। सो 15 इंटू 10 इज व्हाट? 150। 300 में से 150 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 150। कितना आ जाएगा? 150। फटाफट अब मुझे बताओ डेंजर लेवल कितना होगा? डेंजर लेवल अभी बताया था, यहां पे कुछ मैंने बोला था डेंजर लेवल के लिए हमेशा आपको इंफॉर्मेशन होगी। लेड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेजेस कुछ है, चेक करो बताओ। जी हाँ, हमें जवाब मिला है 60। बिल्कुल सही। ठीक है, दैट मीन्स अगेन आप एक्टिवली सुन रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, जो लोग बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर आप साथ साथ में सॉल्व करते रहें, आपको जरूर हेल्प करेगा। ठीक है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डेंजर लेवल मतलब अब ऐसे लेवल पे आ गए कि हम हर कोई यूनिट्स नहीं बनाएंगे और एक्सपीडिटेड डिलीवरी बनाएंगे। तो ये लेट टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज मतलब हम फास्ट डिलीवरी मंगा रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेस डिलीवरी मंगा रहे हैं तो 4 डेज का समय उसमें लग रहा है और पीछे से ऑन एन एवरेज हम कितना कंजम्पशन करेंगे? 15। तो 15 4 इट विल बी 60। सो ये आपका कुछ लेवल के ऊपर का क्वेश्चन है। आई थिंक वो बहुत सिमिलरली सिंपली हो जाएगा। आपका एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अब थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे हम लोग और एक और क्वेश्चन करते हैं ईओक्यू के ऊपर। हम लोगों को बोला हुआ है कंप्यूट ईओक्यू एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग। जी हाँ, यहां पे थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ना कि सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट, ना कि सिर्फ कैरिंग कॉस्ट, बट एक और कॉस्ट परचेज कॉस्ट। तो जब आपको टीवीसी बोला हुआ हो, क्योंकि परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स भी हमारा एक वेरिएबल कॉस्ट ही है। भले ही हम चाहे कोई भी क्वांटिटी के टर्म्स में ऑर्डर करें वो उतना ही लगेगा। तो कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि परचेज कॉस्ट फिर तो फिक्स्ड है, क्योंकि हम 1000 मंगाए एक साथ के 200 मंगाए, परचेज कॉस्ट तो उतना ही लगने वाला है। बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट के लिए वो वेरिएबल ही है, क्योंकि यूनिट्स ही कम बनी तो वो आपका कम ही लगेगा इसलिए। सो यहां पे हमको बोला हुआ है कि ये बस मैं इसके लिए ले रहा हूं ये सब कि कई बार आपको स्टोरेज रेट, इंटरेस्ट रेट, ऑब्सोलेट रेट ऐसा सब दे दे तो ये सब किसके लिए रेलेवेंट होता है? कैरिंग कॉस्ट के लिए। किसके लिए रेलेवेंट होता है? कैरिंग कॉस्ट के लिए। तो
तो यहां पे हमारा स्टोरेज रेट मतलब 2% हमको स्टोर करने का खर्चा लगेगा। दिस 2% इज ऑलवेज ऑफ व्हाट यूनिट प्राइस। ये और ध्यान रखें, ऑर्डरिंग कॉस्ट से मत मल्टीप्लाई कर देना, मतलब हमको रिलेटिव टर्म्स में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अरे भैया 100 रुपए का अगर खर्चा लग रहा है यूनिट पे, तो उसका 2% तो स्टोरेज का खर्चा है, उसमें 12% तो इंटरेस्ट का खर्चा लग रहा है, और 6% के बेसिस पे आपकी कुछ यूनिट जो है वो खराब हो जा रही है। तो कैरिंग कॉस्ट टेक्निकली होगा इन तीनों का टोटल। कई बार आपको कुछ और ऐसे टर्म्स दिए हुए हैं जो आई थिंक आप मैच्योर हैं बहुत कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आपको हिंट या तरीका मैंने बता दिया है। तो 12 + 2 14, 14 + 6 20, 20% इज गोइंग टू बी व्हाट, गोइंग टू बी योर कैरिंग कॉस्ट इन रिलेटिव टर्म्स। ये हो गया आपका 20% पर एनम, और हमारी 20 रुपए की यूनिट है, तो 20 × 20% करेंगे तो हमारा 4 रुपीज पर यूनिट पर एनम, 4 रुपीज पर यूनिट पर एनम। ये क्या हो गया हमारा? दिस इज गोइंग टू बी आर कैरिंग कॉस्ट। और व्हाट इज गोइंग टू बी आर ऑर्डरिंग कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट तो हम लोगों को दे ही रखा है, क्या है? 16 रुपए प्रति ऑर्डर। दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी पर ऑर्डर, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी पर यूनिट पर एनम। तो हम लोग EOQ कैसे ढूंढेंगे? कर दीजिए 2 × 5000 × 16 डिवाइडेड बाय 4 और 36 मतलब अंडर रूट। कितना आ जाएगा हमारा? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को यूज करके जो हमने EOQ ढूंढा है, हमारा EOQ आ गया है 200। तो पहली चीज हमें EOQ पूछा था, 200 लिख दिया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा? ये भी इंस्टीट्यूट बहुत बार पूछती है, TVC। TVC में मैं लिखूंगा PC + OC + CC। OC देखते हैं। OC मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको पूरा रिवाइज कराया था कि वो क्या होता है, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय EOQ × O। मतलब ये कितना हो जाएगा अगर हम देखें तो 5000 सालाना रिक्वायरमेंट, एक बार में 200 मंगाएंगे तो 5000 / 200 मतलब 25 ऑर्डर प्लेस करेंगे इंटू 16 रुपए। तो 25 × 16 कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा? दिस इज गोइंग टू बी 400 रुपीज। अब वैसे तो मैं आगे नहीं भी सॉल्व करूंगा कैरिंग कॉस्ट, तो मुझे पता है कि वो 400 ही आता है, क्योंकि मैंने जब आपका अजम्पशन लिया था तो मैंने क्या लिया था कि OC और CC यहाँ पे इक्वल होंगे। बट फिर भी हम लोग इसको सॉल्व कर देते Q/2 × C। Q मतलब एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हैं? 200। ऑन एन एवरेज उसका आधा ही स्टोर करेंगे, मतलब कितना हो जाएगा? 100 × 4 रुपए। तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 200/2 × 4 रुपए। तो ये कितना आ गया आपका? 400 रुपीज अगेन। एंड व्हाट इज परचेज कॉस्ट? पूरे मटेरियल का खर्चा। पूरे मटेरियल का खर्चा आपका हो जाएगा 5000 यूनिट्स इंटू कितना रुपया लग रहा है हमको खरीदने का? अगर हम देखें तो 20 रुपए। तो 5000 × 20 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। सो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन तीनों का टोटल आएगा। ध्यान रहे अक्सर स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं, हड़बड़ी में गड़बड़ी ना करे। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ OC और CC नहीं लेना है, आपको PC भी लेना है जब भी आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिनने की बारी आ जाए। इसमें एक और सवाल पूछा है, डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट फॉर आइटम्स इफ अ न्यू प्राइस ऑफ 12.8 इज यूज्ड। अगर 12.8 का हम लोग वैल्यू यूज करते हैं तो क्या होगा? फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, उस केस में हमारा 12.8 है, तो हमारा जो कैरिंग कॉस्ट है वो भी चेंज हो जाएगा, वो 4 रुपए नहीं रहेगा, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट क्या था? ये ध्यान रहे कई क्वेश्चंस में कैरिंग कॉस्ट रिलेटिव टर्म्स में आएगा। ये पॉइंट नोट करना है तो नोट भी कर ले कि रिलेटिव टर्म्स में आएगा मतलब परसेंटेज होगा। और कुछ क्वेश्चंस में हमें बोला हुआ होगा कि डिस्काउंट मिल रहा है हमें। तो जब हम रिवाइज कैरिंग कॉस्ट ढूंढेंगे तो हम सपोज 100 रुपए का 20%, 20 रुपए नहीं लेके अगर हमें 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो 90 रुपीज का 20% 18 रुपीज लेंगे। तो यहां पे भी अगर हमारा 12.8 हो जा रहा है तो 12.8 का 20% विच विल बी व्हाट? 2.56। तो अगर हम रिवाइज वैल्यूज के टर्म्स में देखें तो ये हमारा बन जाएगा टेक्निकली, दिस विल बी PC हो जाएगा 12.8 × 5000, 64,000। OC हो जाएगा हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, उस पे क्या बेसिस रहेगा? अगेन हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए हम लोगों को क्या चाहिएगा? EOQ क्या हो जाएगा? 2 × 5000 × 16 डिवाइडेड बाय 2.56। अगेन 2 × 5000 × 16 रुपीज विच इज ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय 2.56। 2.56 कैसे आया? 12.8 का 20%।
तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 62,500, उसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 250। तो हम यहाँ पे ये ढूंढेंगे 5000 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 16, तो 5000 बाई 250 विल बी 20 ऑर्डर्स इंटू 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 320। दूसरी चीज में नहीं भी लिखूं तो मुझे पता है कि 320 ही आना है। क्यों? क्योंकि पॉइंट में नहीं है आपका ईओक्यू। जब भी ईओक्यू पॉइंट में नहीं होगा तो ओसीसीसी हमेशा सेम आएंगे। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कर देंगे q/2 मतलब 250/2 इंटू कितना आ जाएगा 2.56, तो 125 इंटू 2.56 करेंगे तो अगेन ये आ जाएगा 320। तो टोटल आ जाता है आपका 64 प्लस 320 प्लस 320 मतलब 64 दैट इज 64640। आई होप ये भी क्लियर है और बेसिक्स आपको याद रहे हैं, या इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन हमेशा करने की कैपेसिटी में आप हो। इज दैट सो? ओके, ठीक है, ग्रेट। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आस्क्ड क्वेश्चन है, वैसे हमारे पेनॉर्मिक की बुक का ये क्वेश्चन नंबर 60 है, बट अदरवाइज किसी के पास ये वर्कशीट नहीं है तो ये आस्क्ड क्वेश्चन का इजीली पार्ट है और स्क्रीन पे वैसे अवेलेबल है आपको फिलहाल ये क्वेश्चन। थोड़ा ये अगर आपको कुछ अलग तरह की डिटेल दी हुई है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, तो जरा चर्चा कर लेते हैं इसको भी। Reliable India Private Limited is a startup company engaged in manufacturing of agrotech produce from a raw material which is purchased at rupees 190 per kg। मतलब 190 रुपए हमारा क्या है, 190 रुपए हमारा परचेज कॉस्ट है। The company incurs a handling cost of 1470 plus freight of 770 per order। कंपनी इनकर्स व्हाट, हैंडलिंग कॉस्ट, मतलब ऑर्डर हैंडलिंग। हर बार ऑर्डर होगा तो एक बंदा रखना पड़ेगा जो उसका फॉलोअप लेगा, या कुछ हमें प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज करनी तो 1470 रुपए लगेगा ही, और फ्रेट भी 770 पर ऑर्डर है, मतलब कितनी भी क्वांटिटी मंगाओ उतना ही लगेगा। ये दोनों किससे कनेक्टेड हो गए, ऑर्डरिंग कॉस्ट से। द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज ₹3 पर केजी पर मंथ। ये ध्यान रहे दोस्तों, पर मंथ दिया हुआ है तो हम लोगों को फॉर्मूला में तो पर एनम यूज करना होगा। In addition, the cost of working capital finance on the investment in inventory of raw material is ₹20 per kg per annum। 20 रुपए पर केजी पर एनम। तो एक पर एनम दिया हुआ है, एक पर मंथ दिया हुआ है, पर ये दोनों वर्किंग कैपिटल भी मैंने बोला था और कैरिंग कॉस्ट भी बोला था, ये दोनों किससे रिलेटेड हो गए, सीसी। एंड देन बोला हुआ द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 1,50,000 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। ध्यान रखे हैं, अदरवाइज इसमें भी खेला हुए हैं, मतलब गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि यहां पे इनपुट आउटपुट का रेशियो दे दिया है, और अगर इनपुट आउटपुट का रेशियो दे दिया है मतलब हम लोगों को थोड़ा एनुअल रिक्वायरमेंट ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए डिटेलिंग लिख देते हैं, क्विक करेंगे थोड़ा। 1.5 लाख मेन प्रोडक्ट की यूनिट्स बनानी है। हम लोग अभी मेन प्रोडक्ट ऑर्डर करने वाले हैं कि रॉ मटेरियल ऑर्डर करने वाले हैं, रॉ मटेरियल चैप्टर ऑफ कोर्स, ठीक है। तो 1.5 लाख यूनिट्स है और 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल से 3 यूनिट्स आ जाती है, मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट 4.5 लाख होगा कि 50,000 होगा, क्योंकि मूड में हम अक्सर 1.5 लाख यूनिट्स इंटू 3 कर देते हैं। पर देखिए 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल से 3 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट आते हैं, तो 1.5 लाख यूनिट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, 1.5 लाख इंटू 1/3, मतलब हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा 50,000 kg। मुझे बिल्कुल कुछ जनों को ऐसा लग सकता है अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, इतना क्यों बता रहा है, ठीक है। बट कई बार हम ये चीजें स्किप कर देते हैं, और जब आप रिवीजन में देख रहे हैं तो इस चीजों को बस नोट डाउन रखें। एक बार आपने सुन भी लिया तो आपको जहन में आ गया है कि जब हम सम पढ़ रहे हैं तो पर मंथ है कि पर केजी है, कौन सा ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कौन सा कैरिंग कॉस्ट है, वो हमें बिल्कुल पता चलना चाहिए। ओके, सो ए हमारा आ गया 50,000 kg। उसके बाद आ जाता है हमारा ओ, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो कि कितना आ जाएगा अगर हम देखें तो 1470 प्लस 770, तो ये आ जाएगा हमारा 224 एंड 0। एंड कैरिंग कॉस्ट अगर हम देखेंगे तो 3 पर केजी पर मंथ है, मतलब 36 रुपए तो ये हो गया, और 20 पर केजी पर एनम है, मतलब 20 रुपए ये हो गया, तो मतलब कितना हो गया 56, 56। सो 56 will be our carrying cost
ध्यान रखें यूनिट्स पर यूनिट पर एनम, ये क्या हो जाएगा 2240 पर ऑर्डर, और ये हमारा क्या है 50,000 केजीज। अब हमें पहली चीज बोली हुई है कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इस केस में क्या बन जाएगी 2AO/C। याद कर लीजिए हम लोग क्या करते हैं A/Q इंटू O इज इक्वल्स टू Q/2 इंटू C, उससे Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AO/C आ जाता है, उसका अंडर रूट कर देते हैं जब Q की वैल्यू निकालनी होती है। तो O हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 50,000 इंटू 2240 डिवाइडेड बाय 56 और उसका अंडर रूट, तो आ जाएगा करीब करीब कितने यूनिट्स हम लोग मंगाएंगे 2000 केजीज। ये क्या है यूनिट्स नहीं है केजीज है। फॉर्मूला ध्यान रखे, यूनिट्स का ध्यान रखे, एग्जाम में गड़बड़ी हो सकती है। नेक्स्ट, डिटरमाइन हाउ फ्रीक्वेंटली कंपनी शुड ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट बी प्लेस्ड। कितना फ्रीक्वेंटली हमें ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए। और एक और चीज बोली हुई है, इफ द कंपनी प्रोपोजेस टू रैशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑन क्वार्टरली बेसिस, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑन रॉ मटेरियल्स। ठीक है, दैट शुड बी नेगोशिएटेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा प्यारा टेस्टी सा पॉइंट है ये। देखेंगे जरा हम इसमें कि क्या करना है। पहले आप बताइए डिटरमाइन हाउ फ्रीक्वेंटली द ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड। तो हाउ फ्रीक्वेंटली के लिए हमें यह देखना होता है हमेशा साल भर का रिक्वायरमेंट कितना है 50,000, और एक बार में कितना ऑर्डर करेंगे 2000, मतलब साल भर में कितने ऑर्डर्स प्लेस करेंगे 25। अगर साल भर में 25 ऑर्डर्स है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 360 डेज में 25 ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, तो एक ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो हम करेंगे 1 इंटू 360 बाई 25 विच इज कॉमन सेंस 14.4 डेज, मतलब हर 14 या 15 दिन में हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। बिकॉज अगर हम 15-15 दिन में ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 25 बार ऑर्डर प्लेस करने की बारी आएगी। 14.4 डेज हमारा आंसर आया, जिसको आप 14/15 करके ही लिखे एग्जाम में। क्या किया मैंने, हाउ फ्रीक्वेंटली ऑर्डर शुड बी प्लेस के लिए हम लोगों को पहले टोटल चाहिएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन द होल ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन द होल ईयर विल बी व्हाट 50,000 डिवाइडेड बाय, एक बार में हम करते हैं 2,500, तो 50,000 बाई 2,500, सॉरी 50,000 बाई 2,000, तो हमारे 25 ऑर्डर्स प्लेस करने होंगे। तो 360 दिन में 25 ऑर्डर्स, तो अगर हम एक ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी देखें तो वो क्या होगी। सर आपने 360 क्यों लिया, क्वेश्चन में बोल रखा है, नहीं बोला हुआ है तो आप 365 ले सकते हैं या फिर नोट मार सकते हैं। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा बार बार कि अगर आप कोई भी वर्किंग नोट या अजम्पशन ले रहे हैं उसको क्वेश्चन के एंड में ना लिखें दोस्तों, क्वेश्चन के ऊपर ही ऊपर लिखें। ये ध्यान रहे, एग्जाम में भी आपको ये चीज का विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। If the company proposes to rationalize placement of orders on quarterly basis, determine the percentage of discount of raw materials in the price of raw materials that should be negotiated. इसके लिए हम करेंगे फिलहाल कितना खर्चा है PC, OC, CC, ये है हमारा ऑन EOQ बेसिस, एंड देन अगर हम जाएंगे तो जाएंगे क्वार्टरली बेसिस। अब क्या हमें परचेज कॉस्ट ईओक्यू लेवल पे पता है क्या, जी सर। क्या हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट पता है क्या, जी सर। क्या कैरिंग कॉस्ट पता है क्या, जी सर। क्या हमें क्वार्टरली बेसिस के लिए भी ये चीज का आइडिया आ सकता है क्या, हाँ। किस किस का आ सकता है, ओसी का आ सकता है, सीसी का आ सकता है। हमें ये इन शॉर्ट ढूंढना है, जो मैंने बॉक्स बनाया है, दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू फाइंड आउट। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं आराम से। पहले ईओक्यू लेवल पे हमारा खर्चा क्या लग रहा है, सबसे पहले तो परचेज कॉस्ट देख लेते हैं। परचेज कॉस्ट आएगा हमारा साल भर का 50,000 किलो इनटू हमारी एक यूनिट की प्राइस विच इज हाउ मच 190 पर केजी। तो कर दीजिए 50,000 इंटू 190, दिस इज समवेयर अराउंड 95 lakhs, not somewhere around but exactly 95 lakhs। देन आ जाता है हमारा ओसी। ओसी का मतलब क्या हो गया हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब हम लोग करेंगे जो ऊपर हमने लिख ही रखा है, क्या लिख रखा है, हम 25 ऑर्डर्स प्लेस करने वाले साल भर में, और एक बार का 2240 रुपए लगता है, तो ये आ जाएगा 56,000। कैसे आया, मैं इधर साइड में लिख भी सकता हूं क्या,
ए बाय क्यू इंटू ओ। बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 2000, 25 इंटू 2240 अगर आप करेंगे तो आएगा 56,000। सीसी में बिना देखे भी 56,000 लिख सकता हूं क्योंकि एट ईओक्यू लेवल आर ओसी इक्वल टू सीसी। लेकिन फिर भी अगर हमें देखना ही हो तो क्या हो जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 56। अगर आपने एक बहुत केयरफुल बात नोट डाउन की हो तो यहां पे कैरिंग कॉस्ट रिलेटिव टर्म्स में नहीं दिया हुआ, एब्सोल्यूट टर्म्स में दे रखा है, 20 रुपए पर केजी पर एनम, ये देखिए। और उसके बाद 36 रुपए, तो वो हमारा क्या आ जाता है, दैट इज ऑन एब्सोल्यूट टर्म्स। एब्सोल्यूट टर्म्स है इसलिए सम इजी है, बिकॉज रिलेटिव टर्म्स होता तो हमको इसमें इक्वेशन बनानी पड़ती। 95 लाख प्लस 56,000 प्लस 56,000, ये हो जाएगा हमारा टोटल 96,12,000। अब अगर हम लोगों को रैशनलाइज करना है तो हम कोई भी कीमत में अगर क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 96,12,000 से ज्यादा तो नहीं देंगे, बिकॉज अगर 96,12,000 से ज्यादा दे रहे हैं इसका मतलब कि क्वार्टरली वाला तो बेकार ऑप्शन हो गया, तो उसको हम सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। पर हमें तो यही बोला हुआ है कि हमें रैशनलाइज कुछ इस तरीके से करना है कि हमको क्वार्टरली वाला सूट करे। तो 96,12,000 इसीलिए मैंने यहां पे साथ में लिख दिया। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया। अब हम लोगों को क्या बोला, क्वार्टरली ऑर्डर कर रहे हैं मतलब 4 ही ऑर्डर्स करेंगे, तो 4 ऑर्डर्स करेंगे तो 4 इंटू 2240 हो जाएगा, 4 इंटू 2240 दैट इज वॉट 8960। एंड हमारा कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा Q बाई 2। Q बाई 2 मतलब हमें साल भर में 50,000 यूनिट चाहिए और क्वार्टरली ऑर्डर कर रहे हैं मतलब 4 बार ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब एक बार कितना ऑर्डर कर रहे हैं, 12,500। ये आपका Q आ गया अंडर क्वार्टरली प्लान। Q बाई 2 मतलब कितना आ जाएगा, 12,500 बाई 2 विच इज 6250 इंटू 56 मतलब 56, तो ये कितना आ जाएगा 3,50,000। अब हम क्या करेंगे, 96,12,000 माइनस 8960 माइनस 3,50,000, ये आपका आ जाएगा टोटल 92,53,040 रुपीज। 92,53,040 रुपीज। अब हमें क्या करना है, अगर हमको इस भाव पे मिलेगा ना तो ही हम क्वार्टरली ऑप्शन में जाएंगे। इनफैक्ट मैक्सिमम इतना दे सकते हैं, तो मैक्सिमम इतना दे सकते हैं मतलब इसका डिफरेंस हमारा मिनिमम डिस्काउंट हो गया 95 लाख माइनस 92,53,040 मतलब 2,46,960 डिवाइडेड बाय 95 लाख परसेंटेज, करीब करीब आ जाएगा 2.60%। दिस शुड बी द डिस्काउंट दैट वी शुड आस्क ऑन अ मिनिमम बेस। अगर 3% का डिस्काउंट मिलेगा तो बढ़िया ही है, क्योंकि 3% में ये 9253 से कम हो जाएगा, तो क्वार्टरली वाला ऑप्शन सस्ता हो जाएगा, तो हमको क्वार्टरली ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इस तरीके से आपको ये डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस करने होंगे जो बहुत ही दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, और कई बार कई स्टूडेंट्स अटक जाते हैं लास्ट वाले पॉइंट में। आई होप आपको समझ में आया है, लेकिन एक बार फटाफट रैप स्टाइल में फटाफट अगर मैं बोलूं तो देखो, इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को ये देखना था कि अगर हम लोगों को क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस करना है तो हम लोगों को मिनिमम डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा। अब उसके लिए हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा ईओक्यू में टोटल कितना है, और ईओक्यू का टोटल जो है वो आ जाएगा परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, जो कि टोटल हो रहा है 96,12,000। उसमें 56,000 कैसे है आपको ऑलरेडी पता है, 50,000 डिवाइडेड बाय 2,000 इंटू 2240 एंड हम लोग 2,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 56, सो उससे टोटल होता है 96,12,000। अगर हम लोगों को क्वार्टरली बेसिस पे जाना है तो हम 96,12,000 से ज्यादा तो कभी भी दे ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैंने 96,12,000 वहां पे लिख दिया। और 4 ऑर्डर प्लेस करने हैं तो 4 इंटू 2240 वो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, और एक बार में हम लोग 12,500 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे, क्योंकि 50,000 यूनिट को हम लोग 4 बार में मंगा रहे हैं, तो 12,500 डिवाइडेड बाय 2 हमारा एवरेज स्टॉक हो जाएगा 6250, और 56 रुपए हमारा स्टोरेज कॉस्ट है या कैरिंग कॉस्ट है, तो हम कर देंगे यहाँ पे 56 इंटू 6250, 12,500 बाई 2, तो 6250 इंटू जब भी हम 56 करेंगे तो आ जाएगा 3.5 लाख। 3.5 लाख प्लस 8960 को हमने अगर 96,12,000 से माइनस किया तो हमारा आ जाता है परचेज कॉस्ट, और ये परचेज कॉस्ट अगर हम करंट ईओक्यू से हटाएंगे तो हम लोगों को जितना डिस्काउंट लेना है वो आ जाएगा, उसको डिवाइडेड बाय 95 लाख करेंगे तो 2.60% आ गया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और मैंने बहुत ही प्यार से लेकिन फटाफट थोड़ा सा आपको फिर से रिवाइज कराया।
चलिए मूव ऑन करते हैं। मूव ऑन करना जीवन में वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ, मैं एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे जाने की बात कर रहा था, एक सम से दूसरे सम पे जाने की बात कर रहा था। आप जहां पहुंच गए वहां ना पहुंचे। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट। अब सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट जाएंगे इसमें। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट व्हिच रिक्वायर्स अ कंपोनेंट अल्फा। The following particulars are collected for the year. Annual demand of alpha is 8,000 units. Cost of placing an order is 200 per order. Cost per unit of alpha. This is PC या PPU. This is CC. ठीक है, या CC हो जाएगा 400 इंटू 20%, दैट इज 80 रुपए पर यूनिट पर एनम। हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा 200 रुपए पर ऑर्डर। और हमें बोला हुआ है कंप्यूट द EOQ। चलिए एकदम फटाफट 150 की स्पीड से करते हैं। 2 इंटू 8000 इंटू, अगर हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट देखें तो कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 20%, दैट इज 80, तो आ जाएगा 40,000 का अंडर रूट। अरे यार ये सब में 200 ही आ रहा है, इसका मतलब क्या एग्जाम में हमेशा 200 ही कर देना है क्या? नहीं, ऐसा मत करना, नहीं तो नंबर 200 टोटल ना आ जाए, ये ध्यान रखना। तो EOQ हमारा कितना आ गया इस केस में? 200। एंड देन अगर हम देखें तो स्टेट वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। इसमें हम क्या कंपेयर करेंगे? टोटल कॉस्ट वर्सेस टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आम जिंदगी और EOQ जिंदगी, मतलब EOQ जिंदगी और डिस्काउंट जिंदगी में हमें कंपेयर करना होगा। तो मैं इधर लिख देता हूं EOQ और डिस्काउंट, ठीक है। इधर लिख देता हूं PC, CC, OC। EOQ हमारा PC का कितना आएगा? 8000 इंटू 8000 यूनिट्स इंटू एक यूनिट का कितना कॉस्ट है हमारा? 400, तो ये आ जाएगा 32 लाख। कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा? Q/2, तो EOQ आया था 200, 200 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 100 इंटू 80 रुपए, तो कितना आ गया? 8000। जी हाँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट आप बिना देखे 8000 लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर लिखना हो तो हम कैसे करेंगे? 8000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक बार की यूनिट्स विच इज 200, तो 8000 बाय 200 इंटू 200 रुपए पर ऑर्डर कर देंगे वापस, तो हम कहां पहुंचेंगे? 8000। तो यहां पे टोटल आ रहा है 32,16,000। अब हम ऑप्शन 2 में जाएंगे, मतलब डिस्काउंट के ऑप्शन में जाएंगे। डिस्काउंट के ऑप्शन में हम क्या कर रहे हैं? एक बार में 4000 कंपोनेंट्स ऑर्डर करेंगे। अगर 4000 कंपोनेंट ऑर्डर करेंगे और साल भर का रिक्वायरमेंट 8000 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे? पूरे 2। तो पूरे 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 इंटू 200 रुपए, यह आ जाएगा 400। लेकिन ये ध्यान रखें, अगर हमारा डिस्काउंट है परसेंटेज टर्म्स में और कैरिंग कॉस्ट रिलेटिव टर्म्स में दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में 56 रुपए एब्सोल्यूट टर्म्स था, यहां पे रिलेटिव टर्म्स में अगर कैरिंग कॉस्ट दे रखा है, तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे? 400 माइनस 4%, 400 माइनस 4% कर देते हैं, तो कितना आ जाता है? 384। और 384 का 20% हम करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 76.8, जो कि आप सीधा ऐसे भी गिन सकते थे 80 माइनस 4%, क्योंकि अगर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे नहीं दे रखे, रिलेटिव टर्म्स में दे रखा है और यूनिट सस्ती हो रही है, तो आपका कैरिंग कॉस्ट भी सस्ता होगा। तो इस केस में आप 4000 यूनिट्स एक बार में ऑर्डर कर रहे हैं अगर, तो 4000 इज योर Q डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज 2? Q/2, तो 2000 यूनिट्स आ गई। 2000 यूनिट्स इंटू 76.8, तो ये आ जाएगा आपका 1,53,600। अच्छा खासा आ गया, और परचेज कॉस्ट में यहां पे डिस्काउंट दे दिया है। आई होप आपने कनेक्ट किया ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले क्वेश्चन में। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें डिस्काउंट ढूंढना था, इसमें डिस्काउंट दे रखा है, हमें टोटल ढूंढना है। तो 32 लाख पे हमें 4% का डिस्काउंट मिलेगा, तो ये आ जाएगा 30,72,000। और इसका टोटल लगा लेते हैं 3072 प्लस 1,53,600 प्लस 400, तो ये आ जाएगा 32,26,000। बोलो किस में जाएंगे? EOQ जिंदगी में जाएंगे या डिस्काउंट जिंदगी में जाएंगे? मुझे बताइए जरा।
बहुत खूब, बहुत बढ़िया। सो ये एक और क्वेश्चन कवर हुआ। अच्छे खासे कवरेज के साथ अगर हम देखें तो मैं यहां पे हमारा जो ये सेकंड टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल वाला, जिसमें अगर आप देखें तो मैंने 3 तरह के क्वेश्चंस लिख रखे हैं। कौन कौन से? बाय सेटिंग अप वेरियस लेवल, मतलब ROL, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, डेंजर, वो वाला पार्ट। EOQ में 2 तरह के, फॉर्मूला मेथड, वो तो हमने कर लिया 2AO/C, ठीक है, और एक और आता है टेब्यूलर मेथड। अब ये टेब्यूलर मेथड क्या होता है, इसको भी जरा हम समझ ले। कई बार हम लोग फॉर्मूला मेथड यूज ही नहीं कर सकते सर, लेकिन कब? हम लोगों ने यहां पे माना कि हमारा परचेज कॉस्ट सेम ही है चाहे कितनी भी यूनिट्स ऑर्डर करे, हर एक EOQ के क्वेश्चन में यही माना है। लेकिन कई बार ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि कई बार हम लोगों को जब वो लोग ऑफर करेंगे तो कुछ इस तरह ऑफर करेंगे कि भैया आप 500 यूनिट्स ऑर्डर करोगे ना, कितनी? 500, तो हम लोग आपको 1200 रुपए का प्राइस देंगे। इनफैक्ट 500 से कम, 500 या 1000 के बीच में करोगे तो 1180 का कॉस्ट लगाएंगे, 1000 और 2000 तो 1160। इन शॉर्ट मल्टीपल प्राइसेस दे दी। अगर आप कहीं नोट डाउन कर रहे हो तो कर लीजिए कि जब भी हमारी प्राइस सेम रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, तो हम लोग फॉर्मूला मेथड लागू कर सकते हैं, क्योंकि परचेज कॉस्ट जो है वो हमारा थ्रू आउट द पार्ट सेम रह रहा है। और थ्रू आउट द पार्ट सेम रह रहा है, इसलिए कैरिंग कॉस्ट अगर रिलेटिव टर्म्स में भी हो तो वो सेम रहेगा। बट अगर हमारा ऑर्डरिंग का क्वांटिटी जो है वो प्राइस पे डिपेंड कर रहा है, या प्राइस जो है वो हम कितनी एक बार में ऑर्डर करें उस पर डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग फिर फॉर्मूला मेथड नहीं लागू कर सकते। हम लोगों को उस केस में क्या लागू करना पड़ेगा? EOQ। और EOQ जो है वो हमारा टेबुलर मेथड लागू करना पड़ेगा, सॉरी। और वो कैसे आएगा? हम लोगों को मैन्युअली गिनना पड़ेगा PC प्लस CC प्लस OC। क्या? PC प्लस CC प्लस OC। और वो कैसे गिनेंगे? हम लोगों को EOQ हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। EOQ हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या हो गया सर? मतलब हम ये मान लेंगे कि अगर 500 यूनिट्स ऑर्डर करे तो क्या, अगर 250 यूनिट्स ऑर्डर करे तो क्या, अगर 1000 यूनिट्स ऑर्डर करे तो क्या, अगर 2000 यूनिट्स ऑर्डर करे तो क्या, अगर 3000 यूनिट्स ऑर्डर करे तो क्या, ऐसा। और इस बेसिस पे आपको, क्योंकि इस केस में हर बार आपका PC जो है वो अलग अलग आएगा, तो पैटर्न मैंने बताया है कि कब हम लोग टेब्यूलर मेथड यूज करेंगे। एक बार मैं आपको इसमें से 2-3 केस सॉल्व भी कर देता हूं, बट इसमें पहला सवाल ही यही आता है, आपने नक्की कैसे किया कि 250, 500, 1000, 2000, 3000 ही होगा? देखिए, जैसे ही मैं 500 यूनिट्स ऑर्डर करूंगा, 500 करूं कि 600 करूं, मुझे 1180 का ही कॉस्ट लगेगा। तो मैं क्या प्रेफर करूंगा कि मैं कम ऑर्डर करूं। मैं कम ऑर्डर करूंगा तो मेरा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, लेकिन कैरिंग कॉस्ट भी कम लगेगा, बिकॉज 600 ऑर्डर करूंगा तो ज्यादा स्टोर करना पड़ेगा। इसलिए इसमें ये थंब रूल होता है। क्या थंब रूल होता है? कि जो लोअर लिमिट ऑफ द ऑर्डर पार्ट है वो आप देखें। हालांकि ऐसा कोई फाइनलाइजेशन नहीं है कि इसी के बेस पे आएगा, बट अगर इंस्टीट्यूट आपको पूछती है तो बीच का पार्ट विल बी वेरी वेरी टिपिकल। इसलिए ये थंब रूल आप लागू कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस पार्ट। इसलिए मैंने 500, 1000, 2000 तो लोअर लिमिट्स ले ली, लेस देन 500 में मैंने 250 लिया, इसलिए ताकि 5000 से वो डिविजिबल हो। और फिर आप 2000 के अबाव जाओगे तो 5000 भी ले सकते हो, वैसे 3000 भी ले सकते हो, इट इज अप टू यू। वैसे हमको मोटा मोटी एक अंदाजा मिल जाएगा इसी बेसिस पे। सर इसको ढूंढना कैसे है? इसको कुछ ऐसे ढूंढेंगे बच्चों, इसको कुछ ऐसे ढूंढेंगे बच्चों कि अगर हम लोग एक बार में 250 ऑर्डर्स 250 यूनिट्स प्लेस करते हैं तो पहले तो हमारा खर्चा कितना लगेगा? 5000, क्योंकि साल भर में तो 5000 ही कर रहे हैं, एक बार में 250 कर रहे हैं। 5000 इंटू 1200, दिस विल बी व्हाट? 60 lakhs। दिस इज ऑर्डर साइज, करेक्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? कैरिंग कॉस्ट इज, आपको नीचे दे रखा है, क्या दे रखा है? 20% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट। तो 1200 हमारा मटेरियल कॉस्ट है, 1200 का 20% विच विल बी व्हाट? 240। और अगर हम लोग इसका फॉर्मूला जाए तो क्या होता है? Q/2 इंटू C। तो अभी हम लोग कितना ऑर्डर कर रहे हैं एक बार में? 250 यूनिट्स। तो 250 डिवाइडेड बाई 2, ऑन एन एवरेज कितना स्टोर करेंगे? 125।
और 125 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 240 से। सर आप 240 कहां से लाए, नीचे दे रखा है स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट इज 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, तो 1200 का 20% कितना आ जाएगा हमारा 240। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा 30,000। अब वो गड़बड़ ना करे भैया कि कैरिंग कॉस्ट 30,000 है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 30,000 होगा, क्योंकि वो तो फॉर्मूला मेथड में होता था। इसमें तो हम लोग अगर 250 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं तो 5,000 डिवाइडेड बाई 250 दैट इज 20 ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। तो 20 इंटू एक बार का ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1200, तो दिस विल बी व्हाट 24,000 एंड इसका टोटल आ जाएगा 60,54,000, 60,54,000। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा क्विक स्पीड पकड़ता हूं मैं। अगर हम लोगों ने एक बार में 500 यूनिट्स ऑर्डर किया ऐसा मानता, तो जैसे ही मैं 500 यूनिट्स ऑर्डर करूंगा क्या मेरे को सप्लायर डिस्काउंट देगा क्या? यस। कितना डिस्काउंट देगा? 1200 की जगह 1180। तो हम क्या करेंगे 1180 इंटू 5,000, क्योंकि साल भर में तो 5,000 ही चाहिए। तो देखिए हमें 59 लाख का टोटल परचेज कॉस्ट होगा। इसको ऐसे भी गिन सकते थे 20 रुपए इंटू 5,000 यूनिट्स, 1 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल गया। इनफैक्ट हर बार आपको 20 रुपए का ही मिल रहा है, तो मैं नीचे इधर 58 लाख भी लिख सकता हूं, 57 लाख भी लिख सकता हूं, और 5,000 में जाएंगे तो हम 56 लाख भी लिख सकता हूं। ठीक है, आप करके देख लेना, आपको यही मिलेगा जादू। कैरिंग कॉस्ट पे जाएं अगर, तो कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? कैरिंग कॉस्ट विल बी क्वांटिटी ऑर्डर दैट इज Q बाय 2 एवरेज क्वांटिटी इनटू C। अब C हमारा हर बार चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हमारा C 240 था, पर इधर हमारा C हो जाएगा 1180 इंटू 20% विच विल बी व्हाट 236। देन 1160 इंटू 20% विच विल बी व्हाट 232। देन 1140 इंटू 20% विच विल बी व्हाट 228। तो अगर आपने नोट किया है तो हर बार आपको 4 रुपए का फायदा होगा। ऑब्वियसली सर, कैसे ऑब्वियसली? क्योंकि हर बार अगर हम लोगों को प्राइस में 20 रुपए का फर्क हो रहा है तो 20% उसका कैरिंग कॉस्ट है, तो 20 रुपए का 20% विल बी 4, तो 240, 236, 232, 228, 224। और उस बेसिस पे हम लोग जो है वो कैरिंग कॉस्ट भर देते हैं। कैरिंग कॉस्ट विल बी व्हाट? कैरिंग कॉस्ट विल बी आ जाएगा हमारा 500 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 236, 59,000। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 232, 1,16,000। फिर एक बार में 2000 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं तो 2000 डिवाइडेड बाई 2 1000 इंटू 228 कितना आ जाएगा 2,28,000। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 56 लाख के टर्म्स में। अगर हम 5000 में देखें तो 5000 डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी व्हाट 2500 इंटू 224। काफी ज्यादा हो गया। 5000 डिवाइडेड बाई 2 2500 और एवरेज स्टोर करना पड़ेगा, और एक पे 224 रुपए का खर्चा लगेगा, 5,60,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर हम एक बार में 500 ऑर्डर कर रहे हैं, एक बार में 500 ऑर्डर कर रहे हैं तो हम लोगों को साल भर में 10 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। 10 इंटू क्या करेंगे 1200, तो इधर आ जाएगा 12,000। 1000 ऑर्डर कर रहे हैं तो 5 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, तो क्या करेंगे 5 इंटू 1200 विच विल बी 6,000। फिर हम करेंगे 5 की जगह पे 2000 है तो 2.5 ऑर्डर्स। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है कि सर 2.5 ले या 3 ले। मेरे हिसाब से दोनों करेक्ट है। अगर आप 2.5 ऑर्डर्स ले रहे हो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आधा ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। जो तीसरा ऑर्डर है उसका आधा खर्चा इस साल ले रहे हो और उसका बाकी का आधा खर्चा अगले साल ले रहे हो। आधा खर्चा इस साल ले रहे हो और उसका बाकी का आधा खर्चा अगले साल ले रहे हो। ये लॉजिक अगर 2.5 के बेसिस पे ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है। इंस्टीट्यूट ने पास्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में दोनों कर रखे, तो वो सोलुलू लिख के आपको डिलुलू हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आप दोनों से छोटा सा पॉइंट है ध्यान में रख सकते हैं। 2.5 लेके 3 ले तो दोनों से कर दीजिएगा, इतना सा फर्क कुछ खास टाइम नहीं लगेगा। 2.5 इंटू हम क्या कर देंगे 1200, तो वो आ जाएगा करीब करीब 3000।
अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका टोटल लगा ले, जैसे 59 लाख प्लस 59,000 प्लस 12,000, दिस विल बी समवेयर अराउंड 59,71,000. देन 58 lakhs प्लस 1,16,000 प्लस 6,000, कितना आ जाएगा 59,22,000. देन 57 लाख प्लस 2,28,000 प्लस 3,000, कितना आ गया 59,31,000. ये इससे ज्यादा ही आएगा, तो इसमें सबसे चीपेस्ट कौन सा आ रहा है 5922, और 5922 मतलब आप कितनी यूनिट्स एक बार में ऑर्डर करोगे 1000, और वो 1000 आपका क्या हो गया EOQ. दिस इज विच मेथड, दिस इज योर टेबुलर मेथड. फिर से एक बार फटाफट रैप स्टाइल में जरा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग टेबुलर मेथड कब फॉलो करते हैं. टेबुलर मेथड हम तब फॉलो करेंगे जब हम लोगों को मल्टीपल प्राइजेस दी गई होगी, और उन मल्टीपल प्राइजेस के बेसिस पे हम लोगों को बार बार हिट एंड ट्रायल करके नंबर ऑफ EOQs अलग अलग बनाने पड़ेंगे. और वो EOQs में जिसमें सबसे चीपेस्ट आएगा टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट में 3 चीज आती है, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट. उसका हमारा EOQ बनेगा. तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज टर्म्स में दी हुई हो, तो जब आपका मटेरियल कॉस्ट कम होगा तो आपका कैरिंग कॉस्ट भी कम होगा. जैसा इस केस में हमने 240, 236, 232, 228, 224 ले लिया है और उस बेस पे कैलकुलेट किया है. इसका सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है. अगर हम लोगों को प्राइस पर टन सीधा 1500 हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 5000 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय हमारा कैरिंग कॉस्ट विल बी 1500 का 20%, दैट विल बी 300, और 40,000 फिर अंडर रूट करेंगे तो एक बार फिर हमारा आंसर कितना आ गया है 200 रुपए, 200 यूनिट्स. सो ये आपका टेबुलर मेथड होता है. आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हम लोग कर रहे हैं ना दोस्तों. जी हाँ, ये देखिए काफी तरह के सम्स हमने अभी तक कवर कर लिए हैं. ग्रेट. अब जो क्वेश्चंस बचे हैं वो थोड़े से आई थिंक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस है. इस पे मैं थोड़ा क्विक जाऊंगा, इतना ज्यादा दिमाग लगाने वाले नहीं है, लॉजिक्स नहीं है. फॉर्मूला, लॉजिक और तरीके वाले क्वेश्चंस पे मैंने काफी डिटेल एम्फेसिस दिया है. यहां पे एक क्वेश्चन है कि एबीसी एनालिसिस, इसको बोलते हैं सिलेक्टिव कंट्रोल. पहले समझ लेते हैं फटाफट के एबीसी एनालिसिस क्या होता है. कई बार हम लोगों को इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए ये अक्सर दुविधा हो जाती है, भैया किस पे ज्यादा ध्यान दे, किस पे कम ध्यान दे. तो जैसा आप लोग एग्जाम में करते हो कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही, जैसे मटेरियल चैप्टर पक्का आएगा ही, कॉस्ट शीट पक्का आएगा ही, वो ए कैटेगरी का है. ठीक है, तो जैसे ही ऐसा क्यों ना हो कि हम लोग जब हमारे पास रॉ मटेरियल का स्टोरेज हो रहा हो तो उस रॉ मटेरियल के स्टोरेज में भी ऐसा कुछ कर दें कि हमको पता चले किस पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है. ये थोड़ा सब्जेक्टिव पार्ट है. ठीक है, इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग क्वेश्चन आंसर भी बन सकता है, इसलिए मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूं. तो तरीका हमें ये ध्यान रखना है, इसमें 80-20 रूल याद रखना है. यस, वही इटली में जब हमने देखा था कि ये चीज पहले की इकोनॉमिक्स ने डिराइव की थी कि 80% ऑफ द वेल्थ 20% लोगों के पास ही है. तो अगर आपको टैक्स लागू करना है तो आप 20% लोगों पे लगाइए तो 80% वेल्थ अपने आप कवर हो गई. सिमिलरली यहां पे भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है कि एबीसी के लिए आप क्या करेंगे, आप एक क्यूमुलेटिव कॉस्ट का टेबल बनाएंगे. क्यूमुलेटिव कॉस्ट मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू यूनिट कॉस्ट. ये इतने आइटम है आपके पास, 12 आइटम दे रखे हैं और हर एक की यूनिट्स दे रखी है और उसका यूनिट कॉस्ट दे रखा है. तो उससे आप क्या करेंगे, यूनिट्स इनटू यूनिट कॉस्ट करेंगे तो आपको टीसी मिलेगा, टोटल कॉस्ट. और फिर उस टोटल कॉस्ट का टोटल लगाएंगे और फिर एक परसेंटेज का बेसिस लगाएंगे. परसेंटेज का बेसिस मतलब कि परसेंटेज का बेसिस मतलब ऐसा हो गया कि सपोज ये आया 7,000 इंटू 5 35,000, तो 35,000 डिवाइडेड बाय ये टोटल, उसके बेसिस पे आपको सबका परसेंटेज मिलेगा. और फिर जिसका परसेंटेज सबसे हाईएस्ट हो उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे. ऐसा आपको बंच बनाना है. तो ए कैटेगरी में आप लगभग 60-70% इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री का 70% जिन इन्वेंट्री में कवर हो जाता है वो ए कैटेगरी में है. फिर अगला 20 से 30% कॉस्ट जो कवर होगा वो बी कैटेगरी में. और नॉर्मली सी कैटेगरी का क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा कि उसका क्वांटिटी बहुत सारा है बट कॉस्ट बहुत कम है. जैसे पाने पेचिए, स्क्रू, बोल्ट्स, ऐसी चीजें हैं, वो क्वांटिटी में तो बहुत सारी होती है पर 10-12 गुम भी जाते हैं तो हम इतना टेंशन नहीं लेते, लोड नहीं लेते.
तो एबीसी इज अ प्लान ऑफ सिलेक्टिव कंट्रोल, जहां पे आपको ये सिंपल पार्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। ये लोग यूनिट्स का भी क्यूमुलेटिव बेस बनाते हैं, बट मुझे लगता है वो नहीं भी बनाओगे एग्जाम में, अगर आप शॉर्ट ऑफ टाइम हो तो चलेगा। तो इसको आपको कैसे बना देना है, ये देखिए मैंने इसका, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा पार्ट का कैलकुलेशन था, इसलिए मैंने इधर सॉल्यूशन रख रखा है आपके लिए। बाकी सब मैंने सॉल्व कराए थे अभी तक, जैसा कि मैंने बताया 7000 इंटू 5 35,000, ऐसे आप सबका टोटल लगाओगे तो ये 355 आ गया। अब आप क्या करोगे, 35,000 डिवाइडेड बाई 3,55,770, तो आ गया हमारा 9.83%। इस तरीके से हम सबके परसेंटेज निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, रैंकिंग दे देनी है। रैंकिंग कैसे देंगे, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है टोटल में उसको रैंक 1, उसके बाद रैंक 2, उसके बाद रैंक 3 एंड सो ऑन, हम चलते रहेंगे। अब मोटा मोटी आप ए कैटेगरी में क्या डालेंगे, लगभग 60 to 70%। जैसे इसमें हम ये डालेंगे 22 प्लस 20 42, उसके बाद प्लस 9 तो कितना आ जाता है 51। अब कई बार आप देखेंगे कि वो लोग 50 पे भी रुक जाते हैं, कई बार देखेंगे 60 पे जाएगा, तो इज दैट फाइन, यस चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको करना क्या है, 3 रेंज बनानी है। ए कैटेगरी जिसका कॉस्ट लगभग टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का 50 to 70% कवर हो जाए। बी कैटेगरी जिसका कॉस्ट लगभग टोटल कॉस्ट का 20 से 30% कवर हो जाए, और सी कैटेगरी लगभग 10% बैठे। हालांकि उसमें टोटल क्यूमुलेटिव यूनिट्स का भी रेलेवेंस अगर हम देखें तो ऐसे होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही सेट होता है कि जो सी कैटेगरी है उसकी यूनिट्स बहुत सारी है पर कॉस्ट बहुत कम है, और ए कैटेगरी उसकी यूनिट्स भले कम है बट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो कॉस्ट पे ज्यादा एम्फेसिस होगा। ये हमारा कौन सा मेथड है, दिस इज योर ABC मेथड, ठीक है। ABC इज अ सिलेक्टिव कंट्रोल मेथड। ऐसे थियरी के लिए कुछ और पार्ट भी आ सकते हैं, जैसे कि JIT जस्ट इन टाइम, लेकिन थियरी के लिए एक अलग वीडियो है जो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जो आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल पे ही आपको मिलेगा। जस्ट इन टाइम पूछ सकते हैं, VED मेथड वेद एनालिसिस पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आ सकता है ये ABC सिलेक्टिव कंट्रोल एनालिसिस, ठीक है। बिन कार्ड क्या होता है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस, परपेचुअल सिस्टम क्या होता है, बैच सिस्टम क्या होता है, ऐसे थ्योरी क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से बन सकते हैं, वो आप जरूर गो थ्रू करें। चलिए, तो ये आपका ABC हुआ, इसको क्लोज करते हैं और आगे जाते हैं। फिर आ जाता है आपका एक और टॉपिक, रेशियो एनालिसिस, जो कि टोटल पूरे 1.5 मिनट में मैं कंप्लीट करूंगा, बिकॉज रेशियो एनालिसिस के लिए आपका रेलेवेंस जनरली क्या होता है, रेशियो एनालिसिस के लिए आपका रेलेवेंस होता है, ये क्यों जरूरी होता है कि हमारा इन्वेंट्री फास्ट मूविंग है या नहीं है, ऑन एन एवरेज कितने दिन तक स्टोर होगा कि नहीं होगा। तो सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूं मैं, ठीक है। आपको इसमें क्या करना होता है, कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जगह कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, COMC, ठीक है। इससे आपको यह पता चलेगा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये सिग्निफाई करता है कि इन्वेंट्री फास्ट घूम रही है कि स्लो घूम रही है, बिकॉज उससे आपको पता चलेगा कि अगर फास्ट घूम रही है मतलब वो फटाफट रिप्लेस हो रहा है तो अच्छा है, और स्लो घूम रही है मतलब खराब है। तो वो कैसे पता चलेगा, जिसका टर्नओवर रेशियो ज्यादा मतलब उतनी टाइम्स रिप्लेस हो रहा है, और उतनी टाइम्स रिप्लेस हो रहा है, इसका मतलब कि बेसिकली ऐसा हो गया कि हमारा उसका जो स्टोरेज टाइम है वो कम है, और वो कम है मतलब वो फटाफट घूम रहा है। तो जैसे इस केस में हम लोग CMC क्या लाएंगे, COMC होगा हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो 10,000 प्लस 52,000 माइनस 6,000 कितना आ जाएगा 56,000। 56,000 को डिवाइडेड बाय हम करेंगे एवरेज, तो 10 और 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 8, तो 56,000 बाय 8,000 कर लेते तो 7 टाइम्स हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया। और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या हो जाता है 365 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो 365 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो लगभग 52.14 डेज, मतलब मटेरियल ए जो है ऑन एन एवरेज 52 दिन तक हमारे पास स्टॉक में रहता है। सेकंड की बात करते हैं, 9,000 प्लस 27,000 माइनस 11,000 कितना आ जाता है 25,000। 25,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री 10,000, तो ये तो 2.5 बार ही पूरे साल भर में घूम रहा है यार, 2.5 बार घूम रहा है, मतलब हौले हौले ये टर्नओवर हो रहा है, मतलब ये फास्ट मूविंग आइटम नहीं है। तो कई बार हमें इससे पता चलेगा कि कौन सा फास्ट मूविंग आइटम है, कौन सा स्लो मूविंग आइटम है, उसके बेसिस पे किस पे कितना ध्यान रखना है वो पता चल जाएगा। 365 डिवाइडेड बाय 2.5 करते हैं अगर हम लोग, तो वो आ जाता है हमारा करीब करीब 146 डेज,
तो ये थोड़ा फास्ट घूम रहा है, ये थोड़ा स्लो घूम रहा है, इसके बेसिस पे हम लोगों को थोड़ा डेटा मिल गया फॉर एनालाइजिंग द थिंग्स। ये आपका एक और टॉपिक क्लोज हो गया, विच इज व्हाट, रेशियो एनालिसिस। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, और ये मिसलेनियस कैटेगरी के क्वेश्चन है, कुछ टिपिकल है। मैं इसमें थोड़ा पैटर्न बताऊंगा आपको कि किस तरीके से करना है। कई बार कई लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए जो अगले दो क्वेश्चंस है वो मिसलेनियस कैटेगरी वाले क्वेश्चंस का तरीका मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको उसका सॉल्व करना चाहिए। देखिए क्या दिया है, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है ये। मेसर्स स्टायरोट्यूब ट्रेडर्स इन 4 व्हीलर टायर्स एंड ट्यूब्स, इट स्टॉक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टायर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल। हम लोग टायर को स्टॉक करते हैं और हर एक तरह के टायर्स का स्टॉक हमारे पास रहता है। इन द एंड एट 22-23 द रिपोर्ट ऑफ सेल्स मैनेजर रिवील्ड दैट मेसर्स स्टायरोट्यूब एक्सपीरियंस स्टॉक आउट ऑफ टायर्स। हमें स्टॉक आउट हुआ, ठीक है, और स्टॉक आउट का कुछ कहानी दे दिया है कि 2 बार ऐसा हुआ कि 100 टायर का ऑर्डर आया पर हमारे पास था ही नहीं। क्वेश्चन समझ लिया ना, बहुत ईजी है। फिर 5 बार ऐसा हुआ कि 80 टायर्स का ऑर्डर आया पर हमारे पास था ही नहीं। अब जरा इसका टोटल लगाएंगे तो ये आ जाता है 2 + 5 7 + 10 17 + 20 37 + 30 67 + 33 100। और अगर 100 टोटल हो जाता है तो अक्सर वो एक इंडिकेशन होता है कि ये परसेंटेज दिए आपको, ना कि डेज। तो 2% टाइम्स हमारा 100 टायर्स का स्टॉक आउट हुआ, 5% टाइम्स हमारे 80 टायर्स का स्टॉक आउट हुआ, 10% टाइम्स हमारे 50 टायर्स का स्टॉक आउट हुआ, 20% टाइम्स हमारा 20 टायर्स का स्टॉक आउट हुआ, 30% टाइम्स हमारा 10 टायर्स का स्टॉक आउट हुआ, और 33% टाइम्स हमारे 0 टायर्स का स्टॉक आउट। अब सर ये क्या है, आगे बढ़ते हैं। मेसर्स स्टायरोट्यूब लूजेस 150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट, क्योंकि ऑर्डर आया पर हमने तो बोला भाई जी हमारे पास है ही नहीं, अब कल आना। अब जिसको चाहिएगा वो शायद कल तक वेट नहीं करेगा, कहीं और से खरीद लेगा। इसलिए हम लोगों को बोला है कि 150 पर यूनिट का हमें अपॉर्चुनिटी लॉस होता है जब जब स्टॉक आउट होता है पर यूनिट। और इसका मतलब हम जिसपे खरीदते हैं और जिसपे बेचते हैं उसमें 150 रुपए का मार्जिन मिलता है हमको। तो अगर हम इतना यूनिट कम बेच पाएंगे तो 150 रुपए कम मिलेगा। एंड सेकेंड है, इट स्पेंड्स ₹50 पर यूनिट ऑन कैरिंग ऑफ इन्वेंट्री। इट स्पेंड्स ₹50 पर यूनिट ऑन कैरिंग ऑफ इन्वेंट्री, मतलब 50 रुपए में स्टोर करने का खर्चा लग रहा है। तो अब दुविधा क्या है, अगर मैं बहुत ज्यादा स्टोर करता हूं तो हमको 50 रुपए इंटू वो एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टॉक स्टोर करना पड़ेगा, तो उसका कॉस्ट लगेगा। लेकिन सामने हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होगा, सामने हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम लोग स्टोर करते ही नहीं है एक्स्ट्रा कुछ सेफ्टी स्टॉक, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला हुआ है, डिटरमाइन ऑप्टिमम सेफेस्ट स्टॉक लेवल। सेफ्टी स्टॉक मतलब वो हमारे वॉलेट का 500 का नोट जो आमतौर पे हम दोस्तों को बताते नहीं है, देख ले खाली है, बट कोई और पार्टी होगी तो कहीं से तो वो 500 का नोट निकल जाएगा, ठीक है। सेफ्टी स्टॉक इमरजेंसी के लिए काम आएगा। तो अभी हम लोगों के पास जो एग्जिस्टिंग पार्ट है, अगेन जो एग्जिस्टिंग पार्ट है उसमें हमारे पास कुछ लेवल है, पर सेफ्टी स्टॉक मतलब हम उस लेवल को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो हम कितना बढ़ाएं, 10 से बढ़ाएं, 20 से बढ़ाएं, 50 से बढ़ाएं, 80 से बढ़ाएं, 100 से बढ़ाएं। अगर हम 100 से बढ़ाएंगे तो हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा स्टोर करने का। अगर हम 80 से बढ़ाएंगे तो हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा स्टोर करने का। अगर हम 50 से बढ़ाएंगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा स्टोर करने का। लेकिन सामने हम लोगों को अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अपॉर्चुनिटी लॉस? इसलिए नहीं होगा अपॉर्चुनिटी लॉस बिकॉज अब जब वो ऑर्डर आएगा तो हमारे पास तो 100 यूनिट्स पड़ी है तो हम दे देंगे। ओके, तो इस बेसिस पे हमें एक टेबल बनानी है और वो टेबल का मैं अगेन शुरू का कुछ पार्ट जो है वो बताता हूं, फिर आप आई थिंक गो थ्रू कर पाएंगे। सपोज मैं सेफ्टी स्टॉक रखता हूं 100 यूनिट्स का। कितने यूनिट्स का? 100 यूनिट्स का। तो अगर मैं 100 यूनिट स्टोर रखता हूं एक्स्ट्रा तो हमारा कैरिंग कॉस्ट क्या लगेगा? 100 यूनिट्स इंटू 50 रुपए, मतलब कितना आ गया? 5000 रुपए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी लॉस कितना होगा? अपॉर्चुनिटी लॉस होगा हमें 0। क्यों अपॉर्चुनिटी लॉस 0 होगा? क्योंकि कोई 80 टायर मांगने आया, हमारे पास तो 100 स्टॉक है, हम दे देंगे। कोई 50 टायर मांगने आया, हमारे पास तो 100 टायर है सेफ्टी में अंदर रखे हुए हैं साइड में, हम दे देंगे। कोई हमारे पास 10 टायर मांगने आया, हमारे पास तो 100 एक्स्ट्रा टायर्स है पुराने लेवल से,
तो अपॉर्चुनिटी लॉस इस केस में 0 होगा। तो टोटल हमारा खर्चा कितना लग रहा है इसमें एक्स्ट्रा 5000। ये और क्वेश्चन तब अच्छे से समझ में आएगा जब मैं 2-3 पैटर्न बनाऊंगा। अगर हम अब 100 की जगह 80 ही एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टॉक रखते हैं, 80 एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टॉक रखेंगे, मतलब 18 to 50 हमारा स्टोरेज का कितना खर्चा लगेगा 4000। और अब जब मैं 80 एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टॉक रख रहा हूं तो कोई 50 मांगने आएगा दे दूंगा, 30 मांगने आएगा दे दूंगा, 20 मांगने आएगा दे दूंगा, 10 मांगने आएगा दे दूंगा। पर कोई 100 मांगने आया, कोई 100 मांगने आया तो मेरे पास तो 80 है, तो मैं 20 नहीं दे पाऊंगा। तो उस केस में मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा 20 यूनिट्स इंटू 150 इंटू 2%, क्योंकि ये डेटा परसेंटेज के टर्म्स में दे रखा है। सो दैट विल बिकम 20 इंटू 150 इंटू 2%, कितना आ जाएगा 60। और इस केस में हमारा एक्स्ट्रा खर्चा कितना लगेगा 4060। तो मुझे बताओ अभी ये जो दो मैंने सॉल्यूलू किया है उसमें हमको 100 यूनिट्स एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टॉक में रखने चाहिए कि 80? 100 यूनिट्स रखने चाहिए कि 80? हमें 80 रखने चाहिए। क्यों? बिकॉज 100 अगर एक्स्ट्रा रखेंगे तो अपॉर्चुनिटी लॉस तो 0 हो रहा है पर 5000 खर्चा लगेगा। और अगर हम 80 रखते हैं तो 80 के केस में हमको 4000 ही एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा। पर उस केस में जब कोई 100 यूनिट्स मांगने आ गया, हमारे पास तो अभी के लेवल से 80 ही एक्स्ट्रा था, तो हम 20 तो नहीं दे पाएंगे, 80 दे देंगे, 20 नहीं दे पाएंगे, तो 20 का लॉस इंटू 150 रुपए पर यूनिट 3000, ऐसा 2% चांस। सर अगर 50 हुआ तो क्या होगा? 50 में देखो बच्चों ये होगा 50 इंटू 50, ये कितना आ जाएगा 2500। 50 इंटू 50 ये कितना आ जाएगा 2500। और जब 50 होगा तो जब 100 मांगने आएगा तो हम 50 नहीं दे पाएंगे, और जब 80 मांगने आएगा तो हम 30 नहीं दे पाएंगे। वापस देख लो, कोई 100 यूनिट्स मांगने आया तो मेरे पास तो अभी इस केस में एक्स्ट्रा स्टॉक कितना है 50, तो मैं ऊपर का 50 नहीं दे पाऊंगा, ऊपर का 50 नहीं दे पाऊंगा, दैट मीन्स वो मेरा लॉस हो गया। तो 50 इंटू 150 इंटू 2%। और कोई 80 मांगने आया तो भी इस केस में मैंने क्या अज्यूम किया है, एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टॉक कितना है 50। कोई 80 मांगने आया मतलब 30 मैं नहीं दे पाऊंगा, तो 30 इंटू 150 कितना हो जाएगा 4500। 4500 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 5%, तो इस केस में ये बन जाएगा 50 इंटू 150 का 2%, दिस विल बी 150 रुपीज, एंड 30 इंटू 150 का 5%, दिस विल बी 225। सो 225 प्लस 150 प्लस 2500 कितना आ जाएगा 2875। ओहो, इसमें तो मतलब 100 की जगह 80 की जगह हमें अभी तक के हिसाब से देखे तो कितना रखना चाहिए 50 का सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए। आई होप आपको क्लिक हो रहा है। ये टिपिकल क्वेश्चन है, इसका ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और फिर अगर मैं एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टॉक 20 का रखता हूं तो क्या होगा 20 इंटू 50, हमें कितना स्टोर करना पड़ेगा 20 इंटू 50 मतलब 1000 का एक्स्ट्रा स्टोरेज कॉस्ट करना पड़ेगा। और अब मैं 20 रख रहा हूं तो कोई 100 मांगने आएगा तो 80 नहीं दे पाऊंगा, 80 मांगने आएगा तो 60 नहीं दे पाऊंगा, 50 मांगने आएगा तो 30 नहीं दे पाऊंगा, 20 मांगने आएगा ये ले, 10 मांगने आएगा ऑलरेडी है, 0 तो मांगने ही नहीं आ रहा है। तो 80 इंटू 150 इंटू 2%, 60 इंटू 150 इंटू 5%, 30 इंटू 150 इंटू 10%। देखिए 50 पे 10% है तो ये 10% लिया। तो चलिए गिन लेते हैं 80 इंटू 150 इंटू 2%, दिस इज 240 रुपीज का अपॉर्चुनिटी लॉस। 60 इंटू 150 इंटू 5%, 450 का अपॉर्चुनिटी लॉस। और 30 इंटू 150 इंटू 10%, अगेन 450 का अपॉर्चुनिटी लॉस। तो 450, 450, 900 और 240, 1140 प्लस 1000 कितने का हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा 2140। एक बार मुझे बताओ बच्चों, अगर आप समझे कि नहीं, कि अभी तक ये जो 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में 100, 80, 50, 20 हमको एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टॉक कौन सा रखना चाहिए? हंड्रेड एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टॉक रखूं, 80 रखूं, 50 रखूं कि 20 रखूं?
20। चलिए 10 10 भी देख लेते हैं, आई मीन 10 भी देख लेते हैं। ठीक है, 10 में क्या होगा, 10 इंटू 50, कितना स्टोर करेंगे हम, 500, सॉरी कितना कॉस्ट इनकर करेंगे, 500। अब यहाँ पे कोई 100 मांगने आएगा तो 90 नहीं दे पाऊंगा, 80 मांगने आएगा तो 70 नहीं दे पाऊंगा, 50 मांगने आएगा तो 40 नहीं दे पाऊंगा, और 20 मांगने आया तो 10 नहीं दे पाऊंगा। सब पे 150 रुपये का लॉस होगा मेरे को, तो इंटू 150 इंटू 150 इंटू 150 इंटू 150, 2%, 5%, 10% और 20 का परसेंटेज है 20%। तो ये गिन लेते हैं जरा, 90 इंटू 150 इंटू 2%, 270, फिर 70 इंटू 150 इंटू 5%, 525, फिर 400 इंटू 150 इंटू 10%, 600, और 10 इंटू 150 इंटू 20%, 300। तो 270 प्लस 525 प्लस 600 प्लस 300, 1695 प्लस 500, टोटल आ जाता है 2195। ये देखो ज्यादा आ गया, ज्यादा आ गया मतलब अभी तक हमारा बेस्ट केस कौन सा बन रहा है, 20। जीरो करोगे तो वो डेफिनेटली 10 से तो उसका बेस ज्यादा ही बनेगा, तो आई थिंक वो नहीं होना चाहिए। बट मैं अभी आगे पूरा नहीं बता रहा हूं बिकॉज आई थिंक आपको एक आइडिया आ गया अच्छे से कि ये सेफ्टी स्टॉक वाला कहानी कैसे करना पड़ेगा। अक्सर लोग भूल जाते हैं, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। तो ये रहा इसका सोलुलू, दिस इज द होल क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन टुगेदर। ओके ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक और मिसलेनियस क्वेश्चन, इसमें सिर्फ क्वेश्चन की थीम मैं आपको समझाना चाहूंगा, वो आपको पता चल जाए तो फिर आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे आई थिंक, एंड उसी बेसिस पे जाना चाहिए। ये हमारे पेनोमिक की वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 48 है, और वैसे ये आज क्वेश्चन में भी मिल जाएगा, वैसे ये स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो एक बार समझते हैं थोड़ा। आईपीएल लिमिटेड यूजेस अ स्मॉल कास्टिंग इन वन ऑफ इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट casting. The casting are purchased from a foundry. IPL Limited purchases 54,000 casting per year at a cost of rupees 800 per casting. The casting are used evenly. जी हाँ, ये ध्यान रखें कि जब मैं रीड कर रहा हूं तो 1.5x करने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि वो काफी x हो जाएगा नहीं तो। The casting used evenly throughout the year in the production process on a 360 day per year. The company estimates that it costs rupees 9,000 to place a single purchase order and about rupees 300 to carry one casting in inventory for a year. The high carrying cost result from the need to keep the casting carefully under the controlled temperature and humidity conditions, and from the high cost of insurance. Delivery from the foundry generally takes 6 days, but it can take as much as 10 days. The days of delivery time are as follows. इस क्वेश्चन में अच्छा क्या है कि हट के क्या है कि जो डिलीवरी टाइम है ना वो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में दे दिया है, और अगर प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में दे दिया है तो थोड़ा क्वेश्चन हमको थोड़ा अलग हो जाता है, और अगर अलग हो जाता है तो उसको कैसे करेंगे समझते हैं। पहला पार्ट ईओक्यू है जो कि बहुत सिंपल है। आई थिंक आप कुछ ऐसा करेंगे 2 इंटू 54,000 इंटू 9,000 डिवाइडेड बाय 300 का अंडर रूट, 1800 यूनिट्स आ गई। ठीक है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन अच्छा है, इसमें क्या बोला हुआ है, assume the company is willing to assume a 15% risk of being stock out. What would be the safest stock and the reorder point? Assume the company is willing to assume a 15% risk of being stock out. मतलब कंपनी 15% रिस्क लेना चाह रही, रिस्क है तो इश्क है, इसलिए कंपनी बोल रही है भैया 15% रिस्क तो ले ही लेते हैं, स्टॉक आउट देखी जाएगी। अगर ऐसा है इसका मतलब कि कंपनी लगभग इसको इग्नोर करना चाह रही है। कंपनी को जीरो रिस्क लेना है ना, तो जब 10 दिन का स्टॉक पड़ा है तब कंपनी ऑर्डर करेगी, क्योंकि कुछ भी हो जाए 10 दिन में तो हमारा ऑर्डर आ ही जाएगा। कैसे? मैंने क्यूमुलेटिव टेबल बनाया, 6 डेज, 7 डेज, 8 डेज, 9 डेज, 10 डेज, 75%, 85%, 90%, 95%, 100%। मतलब आप सारी प्रोबेबिलिटी का टोटल लगाओगे, 5% चांस है कि 10वें दिन आएगा।
5% चांस है कि 90वें दिन आएगा। तो अगर हम 10वें दिन तक ले लेते हैं तो आने वाली सारी चीजें तो कवर ही हो गई। तो 10वें दिन में तो कुछ भी हो आ ही जाएगा। तो कंपनी को जीरो रिस्क लेना है, तो जब 10 दिन का कंजम्पशन पड़ा हो तब हम ऑर्डर करेंगे। वापस कंपनी को जीरो रिस्क लेना है, तो जब 10 दिन का कंजम्पशन पड़ा हो तब ऑर्डर करेंगे। पर हमें पहले केस में क्या बोला है, कंपनी को 15% रिस्क ले सकती है कंपनी रिस्क स्टॉक आउट। 15% रिस्क लेना मतलब 85% श्योरिटी, और 85% श्योरिटी मतलब कंपनी के पास जब 7 दिन का कंजम्पशन होगा, कितना, 7 दिन का कंजम्पशन होगा, तो कंपनी नया ऑर्डर प्लेस करेगी। अब कंजम्पशन हमारे साल भर का कितना है, 54,000, और नंबर ऑफ डेज कितने हैं अगर हम देखें तो 360, तो 54,000 बाई 360 करते हैं अगर हम लोग, तो हमारा डेली कंजम्पशन एवरेज बेस में आ जाएगा 150। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम नहीं दे रखा, तो मैं एवरेज को ही बेस मान लूंगा, और अगर मैं एवरेज को बेस मान लेता हूं तो उस केस में 150 इज माई डेली कंजम्पशन। अब मुझे 15% रिस्क लेना है, मतलब 85% श्योरिटी होनी है। 85% श्योरिटी होनी है मतलब जब मेरे पास 7 दिन का कंजम्पशन रहेगा तब मैं नया ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, क्योंकि 7वें दिन में तो आ ही जाएगा 85% श्योरिटी उसकी। तो हम करेंगे 7 इंटू 150, मतलब हमारा रीऑर्डर पॉइंट क्या हो जाएगा, 1050। क्या हो जाएगा, 1050। सिमिलरली अगर हम एक और पार्ट देखें, assume the company is willing to assume a 5% risk of being stock out। 5% रिस्क लेना है मतलब 95% श्योरिटी चाहिए। 95% श्योरिटी चाहिए मतलब जब हमारे पास 9 दिन का स्टॉक पड़ा होगा कंजम्पशन का तब ऑर्डर करेंगे, तो 9 इंटू 150 कितना आ जाएगा, 1350। ये समझाना जरूरी था। बाकी का पार्ट आई थिंक क्वेश्चन का आप कर सकते हैं, इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा समय स्पेंड नहीं कर रहा हूं। थोड़ा हट के क्वेश्चन आ जाए प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में, तो कुछ इस तरह हम लोग एक क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे और उस बेसिस पे करेंगे। तो हमारा रीऑर्डर पॉइंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, टेक्निकली देखे तो 7 डेज इंटू 150, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 इंटू 150 उस बेस पे। जनरली कंपनी क्या करती है, 6 डेज, ये जनरली का मतलब एवरेज हो गया। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम देखें तो 150 इंटू 6 दैट इज 900। ठीक है, 150 इंटू 6 900 पे पार्ट आता है। नॉर्मली हम लोग 900 पे ऑर्डर कर रहे हैं, बट इस बार इधर 1050 है, मतलब 150 हमारा एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टॉक रख रहे हैं। दूसरे केस में थोड़ा और अलग बेस ला रहे हैं। इस केस में सेफ्टी स्टॉक 0 हो जाएगा, इस केस में 150 हो जाएगा, बिकॉज जनरली 900 है और यहाँ पे रीऑर्डर पॉइंट हमारा 1050 है उस बेस पे। हालांकि वो भी आप कर लेंगे, मुझे तो लग रहा था प्रोबेबिलिटी का बात आपको बताना जरूरी है, तो वो मैंने बता दिया। क्लियर है क्या गाइस? आपका पता नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है, क्योंकि आई थिंक करीब करीब 1.25 घंटे होने आए हैं हमें, और हमने मोटा मोटी मटेरियल के काफी सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। मैं फिर से मेरा डायलॉग बोलना चाहूंगा जो मैं क्लास में बार बार बोलता हूं, कॉस्टिंग का टेंशन ना लें, क्योंकि ये इजी है, स्कोरिंग है। क्या है? इजी है, स्कोरिंग है। ये हमारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हमने आज के सेशन में इजीली कवर किए हैं। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच गाइस। यहाँ पे हम रुक जाएंगे।